अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विलक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ तख्त ए नहस का सेकंड एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफा है कनीस फातिमा। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। इस शोर गुल वाली दुनिया के वक्त को अगर हम जरा पीछे लाएं तो खुद को एक नीम अंधेरे कमरे में पाएं। सितंबर 2021। एलिशिया ने आहिस्ते से दरवाजा खोला। कुशादा कमरे को खिड़की से आती डूबते सूरज की नारंगी किरणों ने कमरे को हल्का सा मनवर कर रखा था। नीम रोशन फिजा में एक खामोशी बसी हुई थी। दिन भर की थकावट उसके जहन को बोझल कर रखी थी। पहला सेमेस्टर, पहला बाकायदा इम्तिहान। इंसानी नफ्सियात को समझना इतना आसान नहीं था जितना उसने समझा था। ये एकदम जहन में झमाका हुआ था। बैग सोफे पर फेंक कर वो सीधे अपने नन्हे दोस्त के पास गई थी। पलंग पर उस वक्त वो वजूद इस्तेहाक से सोया हुआ था। नोएर, आवाज में अंधे की ममता थी, जैसे बिल्ली नहीं कोई बच्चा हो। आवाज पर वो हल्का सा कसमसाया और गर्दन को हल्का सा उठाकर उसे देखा। पूरे जिस्म पर सब्ज और कहीं कहीं सियाह धब्बे, जैसे सब्ज खेतों पर रात ने स्याही बिखेरी हो। एलिशिया ने फौरन झुककर उसे अपनी गोद में उठाया। हर वक्त फुर्तीला भरने वाला नन्हा सा वजूद आज कुछ सुस्त था। उसके दिल में चुभन सी उठी। वो धड़कते दिल के साथ उंगलियां उसके नरम बालों पर फेरने लगी। नोएर, देखो मैं आ गई हूँ। उसकी आवाज में लर्जिश थी। बिल्ली ने उसकी गोद में जरा सी करवट ली, मगर फिर वही साकित खामोशी। एलिशिया की आंखों के किनारे नमकीन बूंदों से भीगने लगे। कितना अजीब है, इम्तिहान के कमरे में बैठकर उसे अपनी जहनी परेशानी इतनी बड़ी लग रही थी, और अब उसके सामने अपनी जान से प्यारा वजूद दर्द में है तो बाकी सब कितना बेमायने और हीच लग रहा है। उसने दोनों हाथों में बिल्ली का छोटा सा जिस्म ऐसे थाम लिया जैसे दुनिया की हर सख्ती से छुपाना चाहती हो। तुम जानते हो ना, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा पहला दोस्त, मेरी पहली तसल्ली। तुम ऐसे मुझे मत छोड़ना, नोएर। ये कहते हुए उसने पास रखी हुई दवा उठाई और एहतियात से इंजेक्शन के जरिए खिलाई। बिल्ली ने कमजोर सी सांस भरी और मुंदी आंखों से उसे देखा जैसे सुन रहा हो। दवा का जायका मुंह में घुला तो उसकी अजीब सी शक्ल देखकर एलिशिया हल्का सा मुस्कुरा दी। वो दवा खाकर फिर सोया तो कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ एक लड़की के रोने की धीमी सी आवाज और एक बीमार बिल्ली की मध्यम गहरी सांसें सुनाई देती थी। एलिशिया ने सर ऊपर उठाकर बेबस नजरों से छत को देखा। या अल्लाह, इसे मुझसे मत छीनना, मैं बहुत अकेली हूँ। वो जानती थी कि अभी उसकी नई जिंदगी, साइकाट्री की दुनिया और इल्म की भारी किताबें शुरू हुई थी, लेकिन सच ये था कि उस लम्हे सारे ख्वाब और सारी तवानाइयाँ वो एक बीमार बिल्ली के पास हार बैठी थी। एक बात वाज़े रहे, हमारे छोटे बिल्ले को वायरस के सिवा कुछ नहीं हुआ। वायरस भी वो जो महज चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी एलिशिया जो वैसे बहुत मजबूत रहती है, उस नन्हे वजूद के सामने अपनी मजबूती को खाक होता हुआ महसूस करती है। दारे नायाब एक महल नुमा रिहाइश है जो देखने वालों को लम्हे में महसूर कर दे। दीवारें नसफ ऑफ वाइट रंग में रंगी हुई हैं, जिनके किनारे नफीस सुनहरी नकुश से फ्रेम किए गए हैं, जो हर कमरे और हॉल को शाहाना तासुर देते हैं। खिड़कियां और दरवाजे हल्के सुरमई से नीले रंग के फ्रेम और शेड्स के साथ मजीन हैं, जो रोशनी को नरम और ख्वाबनाक लम्स देते हैं। वसी रकबे पर मोहित इस रहायश के गिर्द दिलकश सब्ज बाग मौजूद हैं, जहाँ पथरीले रास्ते सुनहरी सतूनों के साथ घूमते हैं। छोटे संगमरमर के फव्वारे और फूलों की क्यारियां वहाँ सुकून और खूबसूरती बिखेरती हैं। सूरज की पहली किरण खिड़कियों से आते छोटे आराइशी हिस्सों में जैसे ख्वाब की पहली किरण की तरह छुप जाती है। वही बाद सबा की नरम हवा खिड़कियों से दाखिल होकर माहौल को सुकून बख्शती है। अलबत्ता ये सुकून इस कुशादा कमरे में मौजूद नफूस में से किसी एक को भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून करने में नाकाम था। बगदा शारेस, कभी कभार मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। सोफे पर बैठे जहांगीर मुगल, जिनकी उम्र 60 के हिंद से कुछ हो रही थी, ताहम शख्सियत का रौब व दबदबा आज भी महलाती पेश मंजर की झलक देता था, झुंझलाए हुए अंदाज में अपने बड़े बेटे से मुखातिब थे। पास ही खड़े नोरेज और नरमीन चेहरे पर हंसी जब्त करते हुए सुर्ख हो चुके थे। उनकी नजरें कभी जहांगीर साहब को देखती, कभी शाहरेज को। 29 साला शाहरेज मुगल जितना संजीदा था, इतना ही कभी कभार गैर संजीदा भी हो जाता, और यही रवैया अक्सर उसके बहन भाइयों के लिए मजाक का बास बनता। वो दोनों जानते थे डांट डपट का अंजाम हमेशा एक ही होता है, कि चाहे दिल की धड़कनें कितनी ही बेतरतीब हो और गुस्सा कितना शदीद क्यों ना हो, शाहरेज मुगल जहांगीर मुगल से अपनी बात मनवा कर ही दम लेता था। मगर बाबा, हम क्रिमिनल साइकोलॉजी वाकई पढ़ना चाहते हैं। सिया पोलो शर्ट और सुरमई ट्राउजर में मलबूस शाहरेज ने आजिजी से कहा था, और साथ फर्श पर बिछे हुए कालीन पर अपने बाप के घुटनों के करीब बैठ गया। पोलो शर्ट की छोटी आस्तीनों के पास उसकी कसरती बाजू नुमाया थे,
जहांगीर ने पेशानी मसली और झंझलाकर बोले, पहले तुमने 2 साल बीबीए किया ताकि बिजनेस समझ सको, फिर तुमने जिद पकड़ी कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़नी है, अभी बाइक्स का शौक है, इस सिलसिले में कुछ करना चाहता हूँ, वो भी 2 साल लगाकर मुकम्मल की। अब कहते हो क्रिमिनल साइकोलॉजी। आखिर तुम्हें कब एक ही बार में तय करना है कि तुम जिंदगी में मजीद क्या चाहते हो, बरखुरदार? ये तो हमें भी नहीं पता। ये अल्फाज बेसाख्ता शाहजैन की जबान से निकले तो उसने बेसाख्ता ही जबान को दांतों तले दबाया। उनके सामने बैठा अपनी खफीफ दाढ़ी को खुजाता हुआ शख्स अगर जहांगीर मुगल का बेटा ना होता तो शायद अब तक शूट किया जा चुका होता। आखिर वो सामने वाले को जिस करने में कमाल ही इतना रखता था। पढ़ो जो पढ़ना है, वैसे भी हमारी इजाजत हो या ना हो, तुमने हमेशा वही करना है जो खुद चाहोगे, जहांगीर साहब ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। शुक्रिया अब्बा हुजूर, ये बेटा आपको कभी मायूस नहीं करेगा। शाहरेज ने फौरन उनके हाथ थामे और एहतराम से बोसा दिया। और ये हुए नोरेज और जरमीन के मूड खराब। दोनों जुड़ाव बहन भाई बुरे मुंह बनाते हुए कमरे से निकल गए। बड़े भाई को मजीद डांट खाते हुए देखने का तसव्वुर जो खुशी दे रहा था, वो सारा मजा अब किरकिरा हो चुका था। शाहरेज भी सलाम करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिजनेस की एक अहम डील उसका इंतजार कर रही थी और ये मुमकिन ना था कि कोई प्रोजेक्ट जिस पर शाहरेज नजर डाले वो उसके हाथ ना आए। अपने लोगों के लिए वो जितना नर्म दिल था, मकासद के मामले में इतना ही बेरहम भी। उसकी शख्सियत का यही तजाद उसकी पहचान था। जहांगीर ने दूर जाते अपने बेटे को देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये सच है कि शाहरेज ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। बचपन से हर मैदान में अव्वल आया, चाहे तालीमी मुकाबला हो या खेल का मैदान। लेकिन ये भी हकीकत है कि उसने मुझे कभी चैन से बैठने ना दिया कि उसकी हर कामयाबी के पीछे कोई नया जुनून, कोई नया मोड़ पोशीदा होता है, जो बेशक उसकी ताकत है लेकिन कभी नुकसान का बास बन जाता है, हद से सवा नुकसान। कराची के वस्त में वाक़ मुगल एम्पायर के हेड ऑफिस में शाम ढल रही थी। नारंगी किरणें खिड़की के शीशे से अंदर उतरते ऑफिस रूम के मंजर को सैर अंगेज बना रही थी। शाहरेज मेज पर झुका फाइलों में गुम था। उसकी आंखों की तेजी और संजीदगी कमरे के माहौल को मजीद दबीज कर रही थी। कराची के एक बड़े हॉस्पिटल में इस वक्त हलचल मची थी। इमरजेंसी वार्ड में एक नौजवान मरीज को जाबे लब हालात में लाया गया था। खून में लथपथ वजूद गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे सांसें उसका साथ देने को तैयार ना थी। इस हसास माहौल में भी 2 इंटर्न्स बहस में मशगूल थे। ये केस आप लें। नहीं, आप लें। मैं इतना संजीदा केस नहीं लूंगा, एक ने हतमी अंदाज में कहा। शाहरेज के सामने अजमेर कुर्सी पर नीम दराज अंदाज में बैठा शौकी से बोला, भाईजान ये खुश्क जिंदगी कब तक गुजारेंगे? सुबह बिजनेस की फाइलें और शाम को भी वही टेंशन। कोई थ्रिल होना चाहिए जिंदगी में, कोई रंग होना चाहिए। नहीं। एलिशिया वार्ड में तेज कदमों से दाखिल हुई। सफेद कोट, गर्दन में स्टेथोस्कोप, आंखों में मरीज के लिए तशवीश, जो इंटर्न्स को बहस करते देखकर गुस्से में बदली। यहाँ बहस की नहीं, मरीज की जान बचाने की जरूरत है। डॉक्टर सायरा वाइटल्स देखें। डॉक्टर साइम मेरा साथ दें अभी। उसकी सख्त आवाज सुनकर वार्ड में खामोशी छा गई। अजमेर ने हंसते हुए कहा, और वैसे भी कभी कभी थ्रिल ही एम्पायर को जिंदा रखता है। आप एम्पायर संभालें और रफ्तार मुझे दे दीजिए। शाहरेज ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में साहत की चमक वाजे थी। जी याद रखो, खिलाड़ी सिर्फ रफ्तार देखता है, अलबत्ता कोच हर अंसर को गहराई से परखकर अपने मकसद के लिए ढालना जानता है। मरीज की सांसें मजीद उखड़ने लगी। एलिशिया ने खुद सिरिंज थामकर इंजेक्शन लगाया। नर्सें और इंटर्न्स उसके हुक्म पर तेजी से हरकत करने लगे। उसकी आवाज पर अज़्म थी और लहजा नर्म। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, प्लीज हिम्मत ना हारो, प्लीज। अजमेर हंसा, कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हुआ। आज रात ट्रैक पर आपकी बाइक और मेरी गाड़ी देखते हैं, कोच कितने आंसर को अपने मफाद में ढालता है। श्योर। शाहरीज हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो खुद को ट्रैक पर जीतता देख चुका हो। ये वो मुस्कुराहट थी जो किसी चैलेंज के मिलने पर बेसाख्तगी से उसके होठों की जीनत बनती थी। हॉस्पिटल में मौजूद मरीज की धड़कनें वापस लौट आईं। वार्ड में एक पल को सकूत उतर आया। इंटर्न्स ने हैरत से एक दूसरे को देखा। एलिशिया सिर्फ एक बेहतरीन जूनियर डॉक्टर नहीं थी, वो कुदरती तौर पर कायद थी। कराची के ऑफिस में फाइल बंद हुई और शाहरेज ने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। उसके लबों पर एक सरगोशी थी। क्या कभी कोई कोच अपने पसंदीदा ट्रैक पर हारा है? एलिशिया हॉस्पिटल के राहदारी में खड़ी मरीज के घर वालों को जिंदगी की नवीद दे रही थी और जवाब में उनके दिल की गहराई से निकली हुई दुआ समेट रही थी। जब वो पलटी तो सामने उन 2 इंटर्न्स को पाया। जान चली जाए तो वापस नहीं आती। आप इंटर्न्स की गैर संजीदगी अफसोसनाक है। मैं दोबारा इस रवैये को कबूल नहीं करूंगी, याद रखिए। मेरी पहली वार्निंग की आखिरी होती है।
ये कहते वो आगे बढ़ गई, जबकि पीछे मौजूद इंटर्न्स खिफत से अभी तक सर झुकाए खड़े थे। वक्त ने हॉस्पिटल के बोझल सकूत और शाहरीज की पुरएतमाद फातिहाना मुस्कुराहट के इन लम्हों को एक ही फ्रेम में कैद कर लिया था। जब ये तस्वीर मध्यम हुई तो हम खुद को एक बार फिर जुनैर के दफ्तर के मानूस खामोशी में पाएंगे। 15 मार्च 2023। चले प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपको घर छोड़ दूं, जुनैर ने ऑफिस में वापस आते हुए कहा। वो उजलत में नजर आ रहा था, लहजे में गैर मामूली सख्ती नुमाया थी। वो बगैर कुछ कहे उसके साथ चल दी। मरजान जुनैर के साथ गाड़ी में बैठी थी। बाहर की रोशनी धुंधली हो रही थी, लेकिन माजी की वो यादें जो उसके दिल के एक गोशे में आज 1 साल गुजरने के बाद पहले रोज की तरह महफूज थी, उसे अपने शहर और अजियत में मुब्तला करने लगी। जुनैर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें सड़क पर मरकूज थी, साथ वो कहीं खोया हुआ लग रहा था। मरजान की नजरें अंदर ही अंदर माजी की परतों में भटक रही थी। यादें, तकलीफ दे यादें। मरजान जो कि तब 26 बरस की थी, वो अपने लिए एक ऐसा घर तलाश कर रही थी जहां वो किराएदार के तौर पर रह सके। 1 साल कबल वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी, जब एक अल्पनाक हादसे ने उसकी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। हादसे के बाद उसके माँ बाप दायरे फानी से कूच कर गए। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, वो भी लड़की होने के बाद उसके चचा चची ने जोर दिया कि वो उनके साथ रहे। वो कुछ माह उनके घर रही, अलबत्ता उसके चचा चची ने जल्द अपने असल चेहरे जाहिर करना शुरू कर दिए। तब उसे अंदाजा हुआ कि माँ बाप हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, और माँ बाप ना हो तो बेरहम। वही लोग जो बज़ाहिर गमसार लगते थे, अब उसके वालिदैन की छोड़ी गई जायदाद, खसूसन आधे एकड़ पर बने हुए कुशादा आबाई घर पर नजर गाड़े बैठे थे। मरजान को खदशा था कि ये रिश्तेदार जो बज़ाहिर उसके अपने लगते थे, लालच के हाथों कुछ भी कर सकते हैं। जिस केस पर वो उन दिनों बतौर प्रोसिक्यूटर काम कर रही थी, उसमें बड़े बड़े बिगड़े हुए अमीरजादे मुलविस थे। ऐसे लोग जिनके लिए कत्ल और जानलेवा धमकी महज खेल थे। पैसे के जोर पर वो सब कुछ खरीदने पर यकीन रखते थे, हत्ता के इंसाफ भी। वो बारहा उसे डील ऑफर कर चुके थे, कीमत बताओ, केस बंद करो। ताहम ये सिर्फ मरजान ही जानती थी कि अपनी निजी जिंदगी में इतने बड़े दुख से गुजरने के बावजूद भी वो कैसे अब तक उनके सामने डटकर खड़ी थी। अब यही जिद, यही असूल पर डटे रहना उसके लिए खतरा बन रहा था। उसे डर था कि उसके चचा चाची भी उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लेंगे, इसलिए वहां से निकलना जरूरी था। तब उसने कराची का इंतखाब किया, वो शहर जिसके बारे में उसके वालिद कहा करते थे, कराची माँ की तरह है जो अपने दामन में आने वाले हर बच्चे को पनाह देती है, चाहे वो कोई भी हो। कराची आकर उसने अपनी एक पुरानी दोस्त से रब्ता किया। दोस्त के जानने वाले एक खानदान का घर था, जिनकी बेटी एक बरस कबल पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। कब, कैसे, कहाँ, किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन उस वक्त उसके लिए वही एक महफूज पनाहगाह थी। वालिदैन के जाने के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक अजनबी लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जाजिबे नज़र मकान के बाहर खड़ी थी, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर उसने कमरा किराए पर लिया था। मरजान ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर बहुत सी हिम्मत जमा की और बेल बजाई। दरवाज़ा खुला तो सामने तकरीबन 50 बरस के एक खातून खड़ी थी। निहायत ही हसीन तो नहीं, मगर उनके चेहरे पर एक सादा प्यार भरी कशिश थी। आओ बेटा, अंदर आओ। उनकी आवाज़ में वो गर्मजोशी थी जिसने मरजान की झिझक को खासा कम कर दिया। वो मुस्कुराकर उनका शुक्र अदा करती हुई अंदर दाखिल हुई। जुनैर, उन्होंने किसी को आवाज़ दी तो एक लगभग 27 से 28 बरस का संजीदा सा मर्द उनके सामने आया। जी अम्मी। उसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को साइड पॉकेट में डालते हुए सवालिया नजरों से अपनी माँ को और फिर उसे देखा। ये बच्ची का सामान ऊपर दाएं तरफ वाले कमरे के बराबर वाले कमरे में रख दो। उनका इतना कहना था कि जुनैर आगे बढ़ा, मरजान के करीब पड़े हुए सूटकेस पर निगाह डाली और फिर उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी इजाजत का मुंतजिर हो। उसने गर्दन हाँ में हिला दी। जब तक जुनैर उसका सूटकेस लेकर ऊपर जा रहा था, मरजान उन खातून के हमरा ड्राइंग रूम में आ गई। बेटा, कुछ लेंगी आप? उन्होंने मोहब्बत से पूछा, ताहम उसने मना कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे उसके रद्द अमल का अंदाजा लगाना चाह रही हो। मुझे पहले से पता है, आप बेफिक्र रहें, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। मरजान ने उन्हें संजीदगी से जवाब दिया तो उनके चेहरे पर इत्मीनान उतरा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, किराए की फिक्र मत करना, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, बस खाने पीने में साथ दे देना। शायद इससे हमारी बेटी की गैर मौजूदगी का खला कुछ भर जाए, या शायद ऐसा करने से हमारी नेकी समझकर अल्लाह उसे लौटा दे। आखिर में उन्होंने निहायत ही आसियत से कहा था। मरजान ने बहुत इसरार किया कि किराया जरूर ले, लेकिन वो ना मानी।
तब उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर मुझे अपनी बेटी समझ लें। ताहम ये तो वो भी जानती थी कि चाहे वो उसे अपनी बेटी जैसा मान ले और वो उन्हें अपने वालिदैन जैसा, असल रिश्तों की मोहब्बत न सिर्फ मुनफरिद होती है बल्कि वो निहायत ही खालिस भी होती है, किसी भी मफाद से पाक। उन खातून ने मरजान को उसका कमरा दिखाया। अपने कमरे तक जाते वो घर का जायजा लेती रही। लकड़ी के भारी दरवाजे, ऊंची छतें, महंगे कालीन और खामोशी जो हर कमरे में रची बसी थी, सब कुछ दिल को भारी सा कर देता था। हर कदम के साथ वो सोचती थी, इतना शाहाना घर, इतने खुश इखलाक लोग, फिर भी घर में एक उलझन, कोई बोझलपन क्यों है जो अहले खाना को हर वक्त अपनी गिरफ्त में रखता है। जुनैर ने खामोशी से गाड़ी रोकी। मरजान नीचे उतरी तो वो गाड़ी अंदर लाने के बजाय फौरन वापस चला गया। उसके टॉक शो का वक्त होने वाला था। वो अंदर बढ़ी। नजरें दीवारों, खिड़कियों और ऊंची सीढ़ियों पर थी। हर मंजर उसके जहन में पुरानी यादों के नक्श गहरे कर रहा था। पहली बार जब उसने कमरे का ये दरवाजा खोला और दिल में अजनबियत का एहसास सा पैदा हुआ। मरजान इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उसके कमरे के ऐन बराबर वो कमरा था जिसके बारे में जाने कितनी कहानियां मशहूर थी। कोई कहता था वहां रहने वाली लड़की भाग गई है, कोई उसे गैरत के नाम पर कत्ल करार देता था, कोई पागलपन की कहानी सुनाता था, मगर सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली कहानी ये थी कि इस बड़े से घर में ये मियाँ बीवी अपने बेटे जुनैर और बेटी एलिशिया के 7 बरसों से मकीम थे। दोनों को अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत थी। अलबत्ता जब एलिशिया 26 बरस की हुई तो उसकी जिंदगी एक पुरअसरार मोड़ पर आ गई। उसने कहना शुरू कर दिया कि वो अपने कमरे में रातों को एक अनजानी खूबसूरत दुनिया देखती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ से कोई पुरअसरार आवाज उसे बुला रही है। वो कहती है कि उसका वहां जाना जरूरी है। इब्तिदा में वालिदैन ने उसे महज वहम समझा, लेकिन जब उनकी बेटी का जहनी तवाजुन बिगड़ने लगा तो उसे माहिर नफ्सियात को दिखाया गया। तवील सेशंस के बाद वह बज़ाहिर नॉर्मल हो गई थी, ताहम उसकी आंखों की गहराइयों में वही इसरार बाकी रहा। अपनी 27वीं सालगिरह पर उसने ख्वाहिश की कि वो झील सिर्फ अलमनोक देखना चाहती है। वालिदैन ने यह ख्वाहिश फौरन मान ली। कैसे ना मानते, उनकी लाडली बेटी इतने माह बाद जिंदगी की तरफ लौट रही थी, लेकिन कौन जानता था कि वो सफर उसका आखिरी पड़ाव साबित होगा। झील की वादी में एलिशिया पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। पुलिस, दोस्त, रिश्तेदार, सबने उसे बेहद ढूंढा, लेकिन कोई सुराग न मिला। 1 साल बीत चुका था और घर की फिजा में अब भी उसका साया मंडलाता महसूस होता था। लोग कहते हैं उसके कमरे के पर्दों, खिड़कियों, दीवारों से अब भी उसकी सरगोशियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग उसे इश्क की भागदौड़ कहते हैं कि वो हरकतें इस पास करती थी, जब भाग जाए तो ढूंढा ना जाए, कुछ पागलपन की भूल भुलैया। अलबत्ता उसके वालिदैन के दिल को ये यकीन था कि एलिशिया जरूर लौटेगी, और बेशक माँ बाप के यकीन से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। खैर व अल्लाह आलम, मुझे क्या, बस जहाँ हो सही सलामत हो और वक्त रहते लौट आए। ये सोचते हुए मरजान ने अंगड़ाई ली, जैसे बहुत थका देने वाले दिन के बाद कोई खुद को पुरसुकून करने को लेता है, और फिर वह सोने के इरादे से लेट गई। वो अमूमन शाम के वक्त नहीं सोती थी, कुछ ये कि जगह भी गैर थी। ताहम आज थकन इतनी थी कि उस पर नींद फौरन से मेहरबान हो गई। आज 1 बरस बाद वो दोबारा उसी घर में थी, बगैर किसी खौफ और अजनबियत के महसूस के। सिर्फ एक मध्यम हैरत और दिल में पनाह दिलचस्प तजस्सुस बाकी था। मरजान ने कदम कमरे में मुंसलिक बालकनी में रखे तो उसने महसूस किया कि ये मकान अब भी वही पुरअसरारियत रखता है। हर कमरा, हर खिड़की, हर फर्श, हर दरवाजा, ये सब कुछ उसके माजी के एहसासात को ताज़ा कर रहा था। ताहम इस बार खौफ के साथ नहीं बल्कि उनसियत के साथ। जुनैर की बातें याद करके वो हल्का सा हंसी कि शुरुआत में वो किस कदर संजीदा लगा था। अगले दिन सुबह सादिक के वक्त वो किचन की तरफ बढ़ रही थी कि उन खातून की जरा मदद कर सके। तब सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वही 27 बरस का मर्द नीचे आ रहा था जिसे कल उसकी माँ ने जुनैर कहकर पुकारा था। वो चंद लम्हे जीने के इख्तिताम पर रुका और दरवाजे के करीब खड़ी हुई मरजान पर निगाह डाली। आप प्रोसिक्यूटर है ना? उसकी आवाज भारी और गंभीर थी, जैसे हर लफ्ज नाप तोल कर अदा कर रहा हो। मरजान लम्हे भर को चौंकी कि उसे यूं बराह रास्त मुखातिब किए जाने की तवक्को न थी। फिर फौरन खुद को संभाला। जी? उसका जवाब मुख्तसर था, लेकिन उसने अपनी निगाहें उसकी आंखों में गाड़ दी। सुनैर की सुरमई आंखों में एक पल को अजनबियत के साथ एहतराम झलका, मगर चेहरे पर कोई तासुरात न आया। ये घर आपके लिए महफूज है। उम्मीद है कि आपको खबर है कि आपके पीछे कौन है, जिन्हें आपने ललकारा है, जिनका नुकसान करके भी डटकर खड़ी हैं। आपको अंदाजा है कि ये जिद आपको कितनी महंगी पड़ सकती है?
उसकी बातों में एक संजीदा वार्निंग थी, जैसे वो उसकी कमजोरी जांच रहा हो। मरजान के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। खबर है, इसलिए तो कराची आई हूँ। जुनैर ने सर हल्का से झुकाया। इतनी जिद और हठधर्मी कभी जान भी ले लेती है। मरजान ने सांस भरते हुए लहजे को मजबूत रखा। अगर कीमत जान ही है तो वो इंसाफ की राह में जानी चाहिए। अलबत्ता मरजान उबैद की जान लेना इतना आसान हरगिज नहीं। उसके जवाब पर जुनैर के होठ महफूज मुस्कुराहट में ढले, जैसे उसकी जुर्रात से बेइख्तियार ही मुतासिर हुआ हो। मरजान ने भी तशक्कुर और एतमाद भरी मुस्कुराहट से जवाब दिया। लम्हा भर को यूं लगा जैसे तकदीर ने अजनबियों को अपना और अपनों को अजनबी बना दिया हो। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो अजनबियत के बावजूद एक अनजानी वाबस्तगी का पता दे रही थी। चंद सानिया बाद जुनैर आहिस्ता से पलटा और बाहर निकल गया। अंदरून लाहौर की परपीच गलियां डूबते आफताब के नारंगी किरणों के लम्से गोया ख्वाबों में डूबी हुई मालूम हो रही थी। गले के नुक्कड़ पर खड़ा फालूदे वाला अपनी आवाज बंद किए ग्राहकों को बुला रहा था। परिंदों की झुंड आसमान को चीरते हुए अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रहे थे और दूर कहीं मस्जिद के मीनार से आज़ान मगरिब की आवाज फिजाओं में रस घोल रही थी। फिजा में एक ऐसी जादुई कैफियत थी जो देखने वालों को लम्हा भर में वक्त की कैद से आज़ाद करके सदियों पीछे ले जाती। इन्हीं कदीम गलियों के बीच दो अजीम हवेलियां अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ अस्तादा थी। एक तरफ नवाब हैदर अली खान की हवेली थी, जिसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर कुंदा किए गए कुरानी आयत और बेल बूटों का काम अब भी अपनी नफासत बरकरार रखे हुए था। अंदर दाखिल हो तो सहन के बीचों बीच पत्थरों से तराशी गई हौज की मध्यम आवाज करता आबशार गोया सुकून का पैगाम देता था। यहाँ की फिजा में वकार और ठहराव झलकता था। वहीं नवाब मुजफ्फर अली खान की हवेली खड़ी थी। ऊंची मेहराबी खिड़कियां, दीवारों पर सुनहरी बेलबूटे, मरकजी हॉल में फानूस ऐसे झिलमिलाते थे जैसे सितारे किसी तालाब में झलक रहे हों। दीवारों पर लटके हुए कदीम फ्रेम वक्त की कहानी सुनाते थे और दरमियान में रखा हुआ ग्लास टेबल गोया आज के जमाने का लम्स देता था। भारी फर्नीचर, ईरानी कालीन और मुगलाई तर्ज की तामीर इस हवेली को रिवायत और जदीद का हसीन इम्तिजाज बना देता था। मिराल बच्चे उठ जाओ। सफिया बेगम की आवाज ने कमरे की सुकूत को तोड़ा। कमरे में हल्की सी हलचल हुई। मिराल ने तकिए के नीचे चेहरा छुपा लिया। बेजान प्लीज थोड़ा सा और। उसकी नीम जागी आवाज में जिद छिपी हुई थी। कमरे की खिड़की से मखमली पर्दे सरकाती बेजान एक लम्सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी। डूबते आफताब की नारंगी किरणें कमरे में यूं फैली जैसे किसी ने हल्की नारंगी सी सुनहरी चादर हर सू बिछा दी हो। हवा के झोंके से पर्दे लहराने लगे। कमरा नफीस, पुरसकून और ख्वाबों जैसा था। बेनफ्शी और सफेद रंग का इम्तिजाज लिए दीवारें नरम रोशनी में खिड़की पर पड़े हुए चमकते फूलों के नक्श। बेड नरम जामनी और सफेद बेडशीट्स से सजा है, जिस पर छोटे छोटे कुशन पड़े थे। एक कोने में कदावर आईना रखा है, जिसके सामने एक कोने में लकड़ी की बुकशेल्फ, जिसके कोने की दीवारों पर खूबसूरत सा लकड़ी का काम किया गया है। किताबों की कतारें मंजम अंदाज में रखी गई हैं और साथ ही छोटे सब्ज पौधे। पुरानी किताबों की महक जहाँ आने वाले किसी भी कार्य को महसूर कर देती है, वहीं उन पौधों की उठती हुई खुशबू कमरे को ताजगी बख्शती है। फर्श पर बिछे हुए हल्की फिरोजी रंग की कश्मीरी कालीन पर नारंगी रोशनी के धब्बे अटकलियां करने लगे थे। बीजान उसके करीब आकर बेड के किनारे पर बैठ गई। नरम हाथों से बेटी के बालों को सहलाते हुए बोली, मिराल मगरिब के वक्त नहीं सोते? उसने हल्की सी आंखें खोली और माँ को देखा। उनके चेहरे पर बेक वक्त एक सख्त और नरम सा तासुर था। आंखों का रंग हूबहू मिराल जैसा और नकोश भी। फर्क था सिर्फ बालों के रंग में। मिराल के बाल अपने वालिद की तरह भूरे थे, जबकि बीजान के सियाह। बीजान आपको पता है ना मुझे शाम की नींद कितनी अच्छी लगती है। वह मुस्कुराकर फिर करवट बदल गई। बीजान ने मस्नुई सख्ती अपनाई, ताहम आंखों में मोहब्बत नुमाया थी। यही जिद्दीपन है जो तुमने अजमेर से लिया है। उठो वरना मैं अजमेर को बुला लूंगी। ये सुनते ही मिराल ने झट से आंखें खोली। ओह नहीं, वो तो फिर पूरा लेक्चर देंगे। वो तेजी से उठकर फ्रेश होने चली गई। पीछे बीजान उसकी तेजी को देखकर हल्का सा हंसी। आंखों में ममता की झलक नुमाया थी। ये हवेली गोया कदीम वक्त की कैद में थी। बड़े दरवाजे पर मजबूत लकड़ी की चौखट, जिससे अंदर दाखिल हो तो सुरमई संगमरमर का फर्श, इर्द गिर्द खूबसूरत सा फूलों से सजा बाग, जहाँ एक जगह नीम का दरख्त मौजूद था, जिसके साए में शाम के वक्त बैठे चार लोगों पर मुश्तमिल ये खानदान अपना वक्त साथ बिताते थे। नवाब हैदर अक्सर शाम को यहीं बैठकर कहवा पीते थे, जबकि अजमेर अकबर हाथ में लिए कभी बुलंद आवाज में खबर पढ़ता तो कभी गहरे ख्यालात में डूबा रहता। मिराल के हाथ में उसकी किताब होती थी और वालिद वालिदा की तवज्जो खबर पढ़ते बेटे की जानिब
बुलंद सतूनों वाली इस हवेली को रेनोवेट तो करवाया गया था, मगर इसकी कदीम वक्तों की शान में जरा सी भी तब्दीली नहीं आने दी थी। नवाब हैदर का वकार और सख्ती, सफिया बेगम का नरमी भरा अंदाज, मिराल की हसासियत और अजमेर की शौखी, ये सब इस हवेली की रौनक थी। इसी वक्त इस हवेली से चंद गलियां छोड़कर दूसरी हवेली के एक कमरे का मंजर बेहद दिलकश था। गजल, तुम फिर क्लास में इतनी खो गई हो कि खाने का वक्त याद नहीं। दरवाजे से रुकैया मुजफ्फर की नरम संजीदा आवाज उभरी। अब वो अपनी बेटी की महवियत को देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मी, 1 मिनट बस, ये अभी खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर बहुत अहम था, आपको बताया था। गजल ने लैपटॉप पर नजरें जमाए रखी। उसकी आंखों की चमक वाज़ेह बताती थी कि ये उसका पसंदीदा मशगला है। अगर हम इस कमरे का जायजा लें तो गजल का कमरा इसकी शख्सियत की तरह शाहाना, गहरा और पुरवकार है। दीवारें गहरे मैरून और सुनहरी रंग की, जिन पर खूबसूरत सा बारीक मुगलई नक्शो निगार कुंदा है। कमरे के एक हिस्से में मैरून रंग के भारी मखमली पर्दे लगे हैं, जो शाम के वक्त रोशनी को मध्यम करके कमरे को मजीद पुरकशिश बना देते हैं। बेड के ऊपर कुंदाकारी वाला लकड़ी का हेडबोर्ड है, जिस पर हल्की सी सुनहरी पॉलिश झिलमिलाती है। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा है, जो कमरे में तारीख व सकाफत का एहसास दिलाता है। गर्ल्स कमरे का हर फर्नीचर नफीस और कीमती था, जो गजल के ज़ौक़ का पता देता था। रुकैया मुजफ्फर आगे बढ़ी। अब उनका अंदाज रौबदार था। बेटा, किताबों और क्लासेस में खोना अच्छी बात है, मगर खुद को भी वक्त देना जरूरी है। उसी पल गजल का सबसे छोटा भाई जवार हंसते हुए दरवाजे से झांका। हल्की भूरी आंखों में शरारत वाज़ेह थी। अम्मी जान, आप भी किससे बहस कर रही हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी जिद्दी इंसान है। गजल ने लैपटॉप बंद किया और सवार की तरफ घूमी। तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है, जब देखो कोई फजूल बात करने आ जाते हो। ये सुनते जवार हंसता हुआ बाहर भाग गया कि उसको मुजफ्फर अली खान ने बुलाया था, और फिर बड़ी बहन के अकाब से बचना भी तो था। हवेली में पॉलिश शुदा सुरमई फर्श, लंबे शीशों वाले दरवाजे और हल्की मध्यम रोशनियों का ऐसा इम्तिजाज था, जो रिवायती साख्त में भी एक धीमी महंगी जदीदियत की झलक पैदा करता था। गजल का खानदान लखनऊ के नवाब औद से ताल्लुक रखता था। सदियों पहले ये लोग औद से लाहौर मुंतकिल हुए और अंदरून लाहौर में एक वसी व शानदार हवेली तामीर की, जो आज भी उनके खानदानी वकार और रिवायत की गवाही देती है। दादा और दादी के इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद वक्त गुजरने के साथ खानदान के कुछ अफराद बिखर गए। गजल के ताया कामरान अली खान ने रिहाइश के लिए कनाडा को चुना, क्योंकि उनका इकलौता बेटा पढ़ाई की गर्ज से टोरंटो जाकर वहीं का होकर रह गया था, जबकि छोटे चचा आफताब अली खान अपने अहल व अयाल समेत लंदन जा बसे। अब इस हवेली में महज चंद गिने चुने अफराद बाकी रह गए थे। रुकैया मुजफ्फर, गजल की वालदा, एक बावकार और संजीदा खातून, जिनसे उनकी औलाद जितना प्यार करती थी, इतना ही वहाँ के मुलाजिम उनसे खौफ खाते थे। गजल ने हठधर्मी उन्हीं से वर्षे मिली थी। मुजफ्फर अली खान, गजल के वालिद, एक रौबदार लेकिन खामोश तबीयत के शख्स, जो कम गोई में भी अपना वजन और असर बरकरार रखते थे। गजल खुद, जिसकी जिद, वकार और गहराई उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। उसकी बहन राबिया, जिसकी उम्र 20 बरस थी, नरम लहजा, सादा अतवार और मतानत उसे गजल के बरक्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत बनाती थी। भाई तैमूर, 24 बरस का, संजीदा और वकार भरा मिजाज रखने वाला, बिल्कुल अपने वालिद का अक्स लगता था। और सबसे छोटा भाई सवार, जिसके लहजे में शरारत, बातों में शौखी और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी। वो अपनी बहनों, खासकर राबिया को तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। यूँ दोनों हवेलियों के बासी अपने अनफरादियत और अंदाज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ सही, मगर जड़ों की यकसानियत और रिवायात की पुख्तगी ने उनके रिश्ते को इस दर्जा मजबूत बना दिया था कि उनकी दोस्ती मिसाल के तौर पर पेश की जाती थी। अगर हम इन हवेलियों के मौजूद रौनक को लम्हा भर को भुला दें और वक्त के वर्क उलटकर तकरीबन 2 बरस पीछे जा पहुंचे, जहां सितंबर 2021 रात गोया काले मखमल पर बिखरे नगीनों की तरह अपने दामन में खामोशियां समेटे सब कुछ अपने अंदर छुपा चुकी थी। माह सितंबर के आखिरी आयाम थे और फिजा में आहिस्ता आहिस्ता खनकी सरायत कर रही थी। बालकनी से चलती हवा सुरमई व नीले रंग के रोगन से आरास्ता कमरे में दाखिल हुई। झूलती कुर्सी पर बैठी एलिशिया ने गोद में बिल्ली को थाम रखा था और हाथों में किताब। हवा के झोंके ने शॉल के किनारे हिलाए तो उसने शॉल को अपने गिर्द और बिल्ली पर अच्छे से लपेट लिया था। ताहम खिड़की बंद करने का ख्याल तक न दिल में आया था। इम्तिहानात खत्म हो चुके थे, नोयर भी सेहतयाब हो चुका था, इसलिए वो पुरसकून थी। किताब मुकम्मल करके उठी, बिल्ली को पलंग पर सुलाया और खुद बालकनी में जा खड़ी हुई। सर्दियाँ उसे हमेशा भाती थीं और सामने फैला हुआ शहर जैसे कोई ख्वाबदीदा नक्शा हो।
जो अक्सर उसके दिल को मोह हैरत कर देता था। सामने का पार्क धुंधला में डूबा हुआ था, जो हर मौसम में अपनी अलग ही सूरत रखता था। लंबे कद के दरख्तों की कतारें हवा के साथ झूम रही थी, जैसे अपनी खामोश धुन पर रक्सा हो। खनक हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ तो वो मुस्कुराती हुई आंखें बंद कर गई। लेकिन इसी लम्हे भयानक मंजर उसके आंखों के पर्दे पर उभरा, जैसे धुन के बीच कोई साया लपक कर उसके करीब आ रहा हो। उसके माथे पर पसीने के कतरे झलकने लगे। आंखें खोलना चाहिए मगर जैसे पल के पत्थर की हो गई। लब हिलाना चाहे, आवाज देनी चाहिए तो यूं लगा जैसे किसी ने सुई धागे से सीकर उन पर कफ लगा दिया हो। उसने रोकड़ी को मजबूती से थामा, वरना कदमों में खड़े रहने की सकत बाकी न थी। दिल की धड़कन किसी कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। फिर अचानक उसके कानों के करीब एक औरत की धीमी मगर लज्जा देने वाली सरगोशी उभरी। पलट आओ, पलट आओ, तुम यहाँ के लिए नहीं बनी। एलिशिया की सांसें उखड़ने लगी। रुखसार और गर्दन पर पसीने की कतरे झिलमिलाने लगे। कंधों पर किसी अनदेखे हाथ का बोझ पड़ने लगा था। न, नहीं, नहीं। वो इनकार करना चाहती थी, उस बोझ को हटाना चाहती थी, लेकिन जुबान व हाथ जामिद थे। जितना जल्दी समझोगी इतनी आसानी रहेगी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एलिशिया। उसका वजूद जैसे अपना इख्तियार खो चुका था। जिस्म पर लर्जा तारी था, सांसें सीने में अटकने लगी। वह मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर ये लम्हा उसके हवास छीन रहा था। वो चीखना चाह रही थी, सवाल करना चाह रही थी कि ये आवाज किसकी है, लेकिन जबान साकित और होंठ मुकफिल। पलट आओ वरना पछताओगी। आखिरी सरगोशी के साथ कंधों पर मौजूद दबाव एकदम गायब हो गया। आंखें वाह हुई, होंठ आजाद हुए। वो वहीं ठंडे फर्श पर पत्थर की मानिंद बैठी रही। यूं लगा जैसे बोझ के साथ हवास में रुखसत हो गए हों। सामने का मंजर अब भी धुंधला था। खौफ की गिरफ्त थी कि सख्त होती जा रही थी। उसे अपने आप अनजानी जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। वो भागना चाहती थी, अंदर की तरफ लपकना चाहती थी, मगर बदन बेजान, दिल कैद। इस मुंजमिद वजूद से टकराती हुई हवा पलटकर सफर करती हुई कराची के फैलते हुए अंधेरे में शहर की वस्त में मौजूद वीरान इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची, जहां आधे चांद और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी एक तिलसलाती मंजर तख्लीक कर रही थी। गोलाई में बने ट्रैक पर दो साए अपने असूलों को साबित करने को तैयार थे। अजमेर ने अपनी कॉरियट का इंजन धड़काया, जैसे कोई जंगली जानवर कफ्स तोड़ने को बेताब हो। इंजन की गरज ने सन्नाटे में दरार डाल दी। ये सिर्फ थ्रिल नहीं, ये जिंदगी है भाई। वो हंसा जैसे शोर उसके दिल को लुभा रहा हो। शाहरेज अपनी सियाह डोकाटी पर पुरसुकून बैठा था। हेलमेट के शीशे के पीछे आंखें गहरी और हिसाबी थीं। थ्रिल अपनी जगह, लेकिन रेस समय से स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। ये कहकर उसने हेलमेट कसकर पहना। 1 2 3। नॉरिस की आवाज दोनों के एयरबीस में गूंजी और दोनों लपक पड़े। इंजनों की गर्ज, टायरों की चरचराहट और वीराने की खौफनाक खामोशी एक दूसरे से टकरा रही थी। अजमेर की सुर्ख कोरोविट शोला बनकर आगे दौड़ रही थी। शाहरेज हस्बे आदत पुरसकून और नाप तोल का रफ्तार पर था। लैप 1। अजमेर की गाड़ी एक बगुले की मानिंद सोख सुर्ख रंग में लिपटी हुई थी। उसका हर जख्म, हर लकीर ताकत और गुरूर की कहानी सुनाती थी। इंजन की गर्ज दूर से सुनाई देती तो लगता जैसे जमीन की तहों से कोई दहाड़ रहा हो। ये गाड़ी सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि अजमेर की जोश, शौकी और चैलेंज को कबूल करने वाले मिजाज का अक्स थी। पहला चक्कर मुकम्मल होने को था और अजमेर जैसे बिना किसी तामील के जीत रहा था। वो शाहरेज से काफी आगे था, लेकिन उसके बावजूद शाहरेज पुरसकून अंदाज में अपनी पसंदीदा रफ्तार पर अपनी बाइक चला रहा था। लाजमी नहीं कि कोच हर बार जीते। इंजन के शोर में अजमेर की आवाज गैरवाज़ी सी थी। न जाने शाहरेज ने सुनी या नहीं। गाड़ी इतनी तेज रफ्तार थी कि लगता था जैसे वो पीछे तारे बिखेर रही हो। यही तो मजा है, थ्रिल के बगैर जीना भी क्या जीना। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए गुनगुनाया। लैप 2। लैप 2 की शुरुआत में अचानक एक और इंजन की आवाज उभरी, जिसका भारीपन जैसे बिजली की गरज। अजमेर ने पीछे के शीशे में देखा। शाहरेज ने भी एक लम्हे को रुख मोड़ा। गहरी सब शर्ट और सिया कार्गो पैंट के साथ पूरी तरह से रेसिंग गियर में मलबूस बाइकर साय से नमूदार हुआ। कैसे मगर बरक रफ्तार। इट्स गोना बी मोर फन वू, अजमेर ने पुरजोश अंदाज में कहा। आई गेस। सिया गोल गले वाली शर्ट के साथ सिया ट्राउजर पहने शाहरेज ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। दो लोगों की ये रेस अब 3 की हो चुकी थी। बस अब देखना ये था कि फाते कौन होगा। दूसरी बाइक पर हेलमेट के अंदर मौजूद शख्स की आंखों में जीतने की असम की चमक थी। इस शख्स की बाइक गहरे सब्ज और सियाह रंग की थी।
जिस पर निगाहें पड़ते ही मुकाबले का शोर दिल में उठने लगता था। उसकी साख्त तेज धार खंजर की तरह बारीक और नोकीली थी, जैसे हर लम्हा दुश्मन को काट कर आगे बढ़ने को तैयार हो। इंजन की आवाज में एक अजीब सा इस्तराब था, जैसे जब्त में रहते हुए भी बगावत करने को बेताब हो। लगता था ये सवारी उसके मिजाज की तरह बागी, जिद्दी और सिर्फ फतेह के लिए पैदा की गई हो। वो हवा को चीरता हुआ गाड़ियों के बीच से निकला, रफ्तार को काबू में रखे आगे बढ़ रहा था। न्यू इट। दोनों से आगे निकलते अजनबी शख्स की आवाज हेलमेट के पीछे से उभरी। उसकी आवाज में जीत का खुमार लगता था। उसके पीछे अजमीर और इख्तिताम में शारेस। लेप्टू इख्तिताम पजीर हुआ। धत यार! अजमीर ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, जबकि शारेस की तरफ से खामोशी थी। सिर्फ खामोशी। क्या कोच अपने पसंदीदा ट्रैक पर हार रहा था? वहां मौजूद साए तासुब से सोचने लगे। लैप 3। तीसरा लैप शुरू हुआ। अजमेर और अजनबी आगे बढ़े। शाहरेस वहीं मुंजमद रहा। साय का तासुब और बढ़ा। फिर एकदम साय की नजरों में जोश उभरा। शाहरेस अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से ट्रैक पर लपका। उसके दाखिले में हैबत थी, जैसे अंधेरे से कोई साया उभरा हो। बाइक के इंजन की आवाज बाकी सवारियों के शोर पर हावी हो गई। शाहरेस की बाइक एक सियाह साय की मानिंद थी, जिसकी धुंधली सी झलक ही दिलों को मरूब करने को काफी थी। इस पर कोई गैर जरूरी रंग या झिलमिल नहीं थी, सिर्फ स्याही का वो जादू जो रोशनी को अपने अंदर समो लेता है। सामने की तेज रोशनियों में महसूस होती थी जैसे अंधेरों को चीरकर कोई शख्स राहों पर कब्जा जमा रहा हो। जब ये बाइक चलती तो हवा के साथ एक सरगोशी सी करती, जैसे कह रही हो कि रफ्तार ही असल ताकत है। ये बाइक शाहरेज की शख्सियत की तरह खामोश मगर जलाल से भरपूर थी। अब के उसकी बाइक उन दोनों को पीछे छोड़ती हुई सबसे आगे थी। सिया बाइक को आगे बढ़ता हुआ देखकर अजमीर को जरा धचका लगा, और शायद वो यकीन कर चुका था कि यकीनन वो नहीं जीतेगा। क्या कभी कोई खिलाड़ी अपने कोच से जीता है? अलबत्ता सुरमई आंखों वाला नौजवान हार मानने से इनकारी था। कभी शारेज आगे जाता, कभी वो, तो कभी शारेज उसे जिद करने को अपनी बाइक की रफ्तार कम करके एकदम बढ़ा देता। मिलाकर दुकाटी, कवासाकी और कोरियर से जीत हो चुकी थी। फातेह की आंखों में गहराई और चमक बढ़ी। होठ खामोश रहे। मुकाबला अभी बाकी था। फाइनल लैप। आखिरी लैप शुरू होते ही वो तीनों ट्रैक से हट गए। शारेस की सिया डोकाटी जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ी थी। इंजन की गर्ज जैसे खाली गोदामों के अंदर हजार बार गूंजती जा रही थी। एन उसके पीछे अजमेर की सुर्ख कोरियट के टायरों ने चिंगारियां उड़ाई, और फिर अचानक एक अंधेरे गलियारे से सब्ज नखाजा निकलकर दोनों के बीच घुस गया। तीनों सवारियों का शोर इस सनसानी में ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में तूफान बरपा हो। एक मोड़ पर आकर कोरियट ने अपनी पूरी बॉडी एक जानिब झुकाई। बाइक्स बाएं तरफ लपकी। लम्हे भर को लगा कि ये तीनों आपस में टकराकर सिर्फ धात और शोले बनकर ही रह जाएंगे, लेकिन सब अपनी जिद और जुनून के सहारे इस अलमिया से बाल बाल बचे। एक टूटी हुई फैक्ट्री के सामने से गुजरते हुए शारेस की बाइक इतनी तेज गुजरी कि जंग आलूद खिड़कियों के शीशे धड़क धड़क कर जमीन पर गिरने लगे। अजमेर की गाड़ी ने करीब खड़ी एक पुरानी क्रेन से टकराते बची। दोनों का फासला निहायत ही कम था, और तभी निंजा एक साई की तरह उन दोनों के बीचों बीच राह बनाते चली गई। अब सिर्फ आखिरी सीधी लाइन बाकी थी, फिनिश तक पहुंचने के लिए चंद सेकंड, और इन तीनों के दरमियान फासला एक लम्हे की सांस जितना। अचानक एक जंग आलूद कंटेनर जोरदार आवाज के साथ एक तरफ से लुढ़कता हुआ उनके मुंतकिब करदा ट्रैक पर आ गिरा। लम्हा भर को तीनों के सामने सिर्फ मौत खड़ी थी। शाहरेज ने बाइक को आखिरी लम्हे पर घुमाया, कंटेनर के किनारे को चीरती हुई गुजार दी। अजनबी ने बस हैंडल मजबूती से थामा था, और निंजा एक बिजली की तरह कंटेनर के बराबर छोटे से फासले से गुजर गई। अजमेर ने ब्रेक मारने के बजाय रफ्तार और बढ़ाई। वेट के नीचे से चिंगारियां बरसी, और वो कंटेनर के दूसरी जानिब स्लाइड करते हुए निकल गई। धूल, शोर और लोहे की धमक ने लम्हे भर को सब कुछ ढांप लिया था। धूल, धुआं और थमती हुई धड़कनें। लेकिन अगले ही लम्हे तीनों अपनी अपनी सवारियां सीधे रखते हुए फिनिश लाइन के पार थे। यूं लग रहा था कि कोई एक दूसरे से आगे था ना पीछे। अलबत्ता अगर हम कुछ लम्हे पीछे जाएं, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर शारेस के ब्लैक डोकाटी को देख ऐसा लगेगा जैसे अंधेरे ने उसे खुद धकेल कर आगे बढ़ा दिया हो। इंजन की दहाड़ों ने शोर को काटती हुई पल भर के लिए दोनों को पीछे छोड़ते हुए वो फिनिश लाइन पार कर चुकी थी। महज एक सेकंड के फर्क से। अजमेर ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। बाइकर के हेलमेट के पीछे छुपा चेहरा लम्हे भर को सख्त हुआ, और शारेस, वो हेलमेट उतारे बगैर होठ का एक किनारा बेइख्तियार सा उठा, जैसे कोई दबी दबी मुस्कुराहट खेल गई हो। खुद से गोया हुआ, हम चाहते तो आगाज ही में बाजी जीत लेते,
मगर खेल जीतने का असल लुत्फ तब है जब मुखालिफ को यकीन हो कि वो जीत रहा है। धूल और धुआं आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा। मध्यम रोशनी में तीनों मशीनें एक साथ कतार में खड़ी थीं। शेवरली कॉर्वेट Z06 अपनी सुर्ख बॉडी के साथ अब भी यूं लग रही थी जैसे शोले उगलने को तैयार हो। डुकाटी पैनिगल V4 मेड ब्लैक एडिशन एक सियाह साया जो अंधेरों में भी अपनी धाक बैठाए खड़ा था। ख्वासाकी निंजा ZX10R सब्ज और सियाह का इम्तिजाज लिए हवा को चीरने के बाद अब सुकून से सांस लेती महसूस हो रही थी। जमीन पर तीनों लेटे थे, पसीने से शराबोर, सांसें बेहद तेज। अजमेर ने बिला जवाब कहका लगाया, गर्दन हाथों पर टिकाए आसमान को देखते हुए कहा, ओह यार, ये रेस थी या मौत के मुंह में छलांग। शाहरिज की गहरी आंखें पुरसकून थी। अजमेर की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। रेस कभी मौत से दूर नहीं होती, फर्क यह है कि हम उसे खेल लेते हैं। तीसरा शख्स आहिस्ता से सीधा हुआ और हल्की आवाज में बोला, अच्छा खेल था, वैसे नाम बताना चाहूंगा, जुनैर, जुनैर हमदान। अजमेर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाया। अजमेर हैदर, उम्मीद करता हूँ कि यह हमारी आखिरी रेस नहीं होगी। शाहरेज ने भी उससे मुसाफा किया। शाहरेज मुगल, और हमें यकीन है कि अगला खेल मज़ीद दिलचस्प होगा। एक लम्हे के लिए तीनों की नजरें आपस में उलझी और ये तय हो गया था कि ये सिर्फ पहली मुलाकात थी। असल रेस अब शुरू होने वाली थी। इससे कबल की रात का सिया पर्दा उन तीनों को अपनी आगोश में ले हम रुक करते हैं एक ऐसी दुनिया जो बेक वक्त दिल फरेब भी है और खौफनाक भी, और जिसे तारीकी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सुबह सादिक का वक्त था और आफताब की हल्की व नर्म रोशनी शीश महल के शफाफ दीवारों से मुनक्स होकर शहर को एक दिलकश तिलिस्मी जलवा बख्श रही थी। महल का हर गोशा वक्त के धुंधलकों में खोई खोई यादों की तरह इस पुरसुकून शहर की रौनक में इजाफा कर रहा था। मगर इस पुरसुकून माहौल में आज एक गैर मामूली हलचल थी, क्योंकि कैसरा खातून अपने जलाल व जबर के साथ महल तशरीफ ला रही थी। मलका अपने कमरे में किसी सोच में महू थी कि हाजरा ने आहिस्ता से आंखों में एहतराम व खौफ लिए कहा, कैसरा खातून तशरीफ ला रही हैं। मलका ने अपने शाही लिबास को नजाकत व शाइस्तगी के साथ संभाला और खामोशी के साथ बाहर कदम बढ़ा दिए। हाजरा गर्दन झुकाए उनके पीछे चल दी और चंद मजीद खादमाएं अदब से चलते हुए उनकी पैरवी करने लगी। कैसरा खातून के कदम कदम पर जो रौब छुपा था, जिसने राहदारी में मौजूद हर आंख को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। झुर्रियों चेहरे पर सख्ती और वक्त की बेरहमी की छाप नुमाया थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नरम तासुर भी झलक रहा था जो सिर्फ उस सामने से आती हुई लड़की के लिए मखसूस था। मलका उनके करीब पहुंची, अकीदत व मोहब्बत से उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोसा दिया और रद्दे अमल में कैसरा खातून ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी, जिससे मलका सीधी हुई और दिल में एक अजीब सुकून महसूस हुआ। कैसी हैं आप? मलका के लहजे में मोहब्बत की लहर थी। कैसरा खातून ने नरमी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई परेशानी? पहले आप आए हमारे कमरे में, वहाँ बात करते हैं। मलका उनका हाथ थामकर उन्हें अपने साथ ले गई। कमरे में कैसरा खातून खड़ी थी। उन्हें खड़ा देखकर मलका ने उन्हें जबरदस्ती पलंग पर अपने करीब बिठाया। हम गायबा के बारे में सोच रहे थे। इस बार मलका के लहजे में तलखी थी। क्या सोच रही थी? कैसरा खातून ने उनके चेहरे पर हमदर्दी या पुरानी दोस्ती के आसार खोजने चाहे, मगर चेहरे के तने हुए नक्कुस से एक ही जज्बा नुमाया था, नफरत। मैं जानती हूँ वो एक वक्त में आपकी बेहतरीन साथी रही है। मलका के होंठ भिज गए, आंखों में जख्मीपन की सुर्खी उतर आई जो उनकी आंखों से छुप नहीं सकी। मगर कल जो करना है वो बहुत अहम है। हम एक जान की खातिर 100 जानों को कुर्बान नहीं कर सकते। वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे हाथ भी बंधे हैं। आखिर में उनकी आवाज कपकपाने लगी, लहजे में मायूसी झलक रही थी। मलका ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। माहौल के बोझलपन को कम करने के लिए कैसरा खातून बोली, मुहावजा और मोरखा कहाँ है? बल्कि आप रुके, मैं ही उन्हें बुलाती हूँ। उन्होंने हाजरा को उन दोनों को बुलाने का कहा। फिर उन्होंने मलका से सरसरी बातों का सिलसिला शुरू किया और मौका पाकर उसे अपनी सेहत व आराम की गफलत पर खपकी भी जताई। मलका के चेहरे पर अगरचे उनके लिए वालिहाना अकीदत थी और बेपनाह मोहब्बत के नकुश नुमाया थे, ताहम उन्हें नकुश के पसे मंजर में एक धुंधला सा अंदेशा भी छुपा था। ऐसा अंदेशा जो उनके दिल में कैसरा की अपने लिए मोहब्बत और अपनी उनके लिए उल्फत के तवाजुन पर सवालिया निशान डाल रहा था। ये पोशीदा खदशात कैसरा खातून की बसीरत अफरोज आंखों से ओझल न रह सके। वो उन्हें बखूबी पड़ चुकी थी। दरवाजे पर एक मध्यम सी दस्तक ने कैसरा खातून और मलका दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। नजर उठाई तो दहलीज पर मुहावजा और मोरखा सरापाए अदब खड़ी थी। कैसर ने शफकत से एक हाथ मुहावजा की सिमत बढ़ाया और दूसरा मोरखा की तरफ।
दोनों ने अकीदत व एहतराम के साथ आगे बढ़कर उनके हाथ को चूमा, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे कुछ वक्त कबल मलका ने बोसा दिया था। कैसर खातून ने नरम लहजे में उनके अहवाल दरियाफ्त किए ही थे कि मुहावजा के सबके बंधन टूट गए। माँ, आपने उस वक्त किसी को रोकने की सही क्यों न की, जब सभी बजित थे कि गायबा को बेदखल किया जाए? कुछ तो लाइला अमल किया जा सकता था, न जाने वो वहाँ किस हाल में होंगी। उसके लहजे में दिलगीर कसक थी। केसर खातून ने गहरा सांस भरा, उनकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। बेटी, मेरे इख्तियार में होता तो मैं उसे किसी सूरत न जाने देती, लेकिन मेरा मकाम सिर्फ आइंदा मलका और उसके रफ़्का की तरबियत तक महदूद है। इससे आगे मेरी कोई हैसियत नहीं। ये कहते हुए वो अपने आंसू आस्तीन से पोंछने लगी थी। ये मंजर वहां मौजूद तीनों लड़कियों की खामोश कर देने के लिए काफी था। मोरखा, जो खुद भी लरस सी गई थी, फौरन उठकर केसर को संभालने लगी। उस पर मलका और मुहावजा भी करीब आ गई। केसर खातून हिचकियों के दरमियान और भी बहुत कुछ कह रही थी। उनके अल्फाज में ऐसा दर्द था जिसने मोरखा को गमगीन कर दिया। अलबत्ता मलका और मुहावजा के दिलों में नए सवालों को जन्म दे गया। मलका, जो कल के इंकशाफात के बोझ से पहले ही उलझी हुई थी, अब मजीद पेचीदगियों में घिर गई। ताहम गायबा के मामले पर वो अब भी बेहिस थी। इसके बरक्स मुहावजा के दिल में केसर के लिए गेस व गजब पनपने लगा था। उसके लिए केसर खातून के जवाबात किसी तौर पर इत्मीनान बख्श ना थे। अगर वो चाहती तो गायबा को बेदखली से बचा सकती थी। इनके पास इख्तियार भी था, रौब भी। फिर यकायक उन्होंने खुद को कमजोर और बेबस क्यों जाहिर किया? क्या वो भी वही चाहती थी जो बकिया अहले शहर चाहते थे? मगर आखिर क्यों? इसी कश्मकश के दौरान दिन अपनी सांसें गवाकर इख्तिताम को पहुंचा और शब का सिया पर्दा सारे शहर पर छा गया। शहर का हर फर्द आने वाले दिनों के फैसलों को लेकर खदशात का शिकार था। बेशतर को यही खौफ दबोचे हुए था कि ऐन वक्त पर गायबा को बचा लिया जाएगा और फिर उस सरजमीन पर तबाही का वो तूफान टूटेगा जिसे कोई न रोक सकेगा। ताहम उन खदशात के हजूम में कुछ दिल ऐसे भी थे जो अब भी धुंधली सी उम्मीद से बंधे हुए थे। शायद, बस शायद सब कुछ खैर व आफियत से गुजर जाए। 14वीं का चांद आसमान पर बादलों की ओट में छुपा हुआ था। जब कभी झलकता तो चांदनी हर सू फैल जाती। इस अजनबी कश्मकश भरी रात में गायबा नूरजहां खातून के घर से निकली। सरतपा गहरे सुरमई चौगे में लिपटी, कदम बर्क रफ्तार करके कि कोई देख न ले। चलते चलते वो महल के पीछे वाले चटेल मैदान में मौजूद उस कुएं के पास जाकर बैठ गई जो कल उसकी सजाए मौत की जगह था। मगर जाने क्यों उसे इस मकाम से उनसियत थी। कुएं से टेक लगाए अपने कंधे से लटका थैला उतार कर बराबर में रखा और आसमान पर झांकते चांद को तकने लगी। चेहरा बेतासुर, आंखों में पनाराज जैसे छलकने को बेताब। देर तक वो इसी हाल में बैठी रही। फिर जब कमर दुखने लगी तो पहलू बदला। मिट्टी पर नजर पड़ी तो एक ख्याल के तहत मिट्टी पर उंगली से अनजाने नक्श बनाने लगी। सिया शब, सुनसान मैदान, वो और उसकी सोचों की कैदी दिल व दिमाग। अचानक कदमों की चाप ने सकूत को तोड़ा। सिया शाही लिबास में मलबूस शहजादा कुएं के दूसरी तरफ आ ठहरा। एक लम्हे को आगे बढ़ना चाहा, फिर किसी ख्याल के तहत वहीं बैठ गया। चंद पल बाद गहरे सब्ज चौके में मुहावजा भी नमूदार हुई और तीसरी जानिब उनकी मानिंद बैठ गई। क्या कोई और रास्ता है? एक ही सवाल था जो तीनों ने एक साथ पूछा, अलबत्ता तीनों के लहजे मुख्तलिफ। गायबा का लहजा उन्हें हकीकत को तस्लीम करवाने वाला था। मुहावजा की आवाज में इल्तिजा थी, जैसे कोई बीच का रास्ता ढूंढने की आस हो। और शहजादे का लहजा सख्त मगर कुछ बोझल सा, जैसे वो मुकद्दर के फैसलों को रोक देना चाहता हो। एक ही जुमला सुनकर तीनों के दरमियान खामोशी छा गई। मुहावजा ने गहरा सांस भरा और आहिस्ता से हतमी अंदाज में कहा, मेरे बस में जो हो सका करूंगी। अपने वाहिद दोस्त को मुकद्दर का लिखा समझकर गवा नहीं सकती। गायबा उठी और उसके सामने आकर बैठी। आंखों में ढेरों अनकही बातें थीं। उसने भूरी आंखों वाली लड़की की तरफ एक खत बढ़ाया। मुहावजा ने फौरन उसे लेकर खोलना शुरू किया ही था कि कहा, अभी नहीं, इसे महल जाकर पढ़ना। इल्तिजाई लहजे पर दिल के बोझ तले मुहावजा ने खत को इस तरह थाम लिया जैसे वो उसकी सबसे कीमती मता हो, गोया पूरी जिंदगी का हासिल उसी कागज में पोशीदा हो। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए, जैसे अंधेरों में दो मशालें एक दूसरे को सहारा दे रही हों। हर सिमत की चांदनी और भी ताबिंदा हो गई, जैसे आसमान ने इन लम्हों को जादुई रोशनी बख्श दी हो। दोनों के लिए किसी के सामने अश्क बहाना कमजोरी थी, मगर इस साथ उनकी आंखों में छिपी हुई नमी चमकने लगी। उन अश्कों पर छलकती हुई चांदनी का नकरी हाला ऐसा लगता था जैसे चांदी के झरने बह रहे हों। उनके हाथ थामने में वो खामोश इकरार छुपा था
कि उनका रिश्ता हर किस्म के दुनियावी बंध से बालातर है। वो रूह के अज़ल से एक दूसरे के मकरब थे। हम जुदा नहीं होंगे सिवाय उस मौत के जो रब ने लिखी हो, कि रब मुखलिस लोगों को यूं जुदा नहीं करता। हम आवाज होकर कहा गया। नम आंखों के साथ लबों पर मुस्कुराहट आई तो मंजर यूं लगा जैसे बारिश में धूप निकल आई हो। अब तुम्हें जाना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। मैं नहीं चाहती किसी को शक हो, गायबा ने नम आवाज में कहा। मुहावजा ढेरों जज्बात अपने अंदर दफन करती उठी। बाकी बातें फिर सही, और खबरदार जो तुम मेरी तमाम बातें सुने बगैर इस दुनिया से चल दी। जब्तशुदा लहजे में कहा, जिस पर वो दोनों ही हल्का सा हंसी, दिलों को जख्मी करने वाली हंसी। उसने जाते जाते पलटकर अपने दोस्त को आखिरी बार देखा, फिर कफे नफ्स के साथ आगे बढ़ गई। गायबा मुहावजा की जगह पर उसी के अंदाज में कुएं से टेक लगाई बैठ गई। शहजादा, जो अब तक एक खामोश तमाशाई था, उसने तिरछी नजरों से चांदनी में नहाई हुई लड़की को देखा और बेतासुर लहजे में कहा, वक्त है, भाग जाएं। गायबा के लबों पर तनसिया मुस्कुराहट उभरी। शुक्रिया, मगर बेहतर होगा कि आप अपने गैर मुफीद मशवरे अपने पास रखें। शहजादे की आंखों में दबे दबे गुस्से की झलक लहराई। मुझे कोई शौक नहीं है मशवरे देने का। मेरी बला से आप खाई में कूदें या तख्त पर चढ़ें। किसी को गुस्सा आ रहा है? वो हंसी। और कोई बेअक्ल हो चुका है? वो मजीद तब गया। मैं वजह बता चुकी हूँ, बस सब वैसा हो जाए जैसा मैंने सोचा है। लाजमी नहीं सब वैसा हो। गैर आजमूदा लाइला अमल नुकसानदेह और पेश कोई झूठ भी निकल सकती है। लालच मत कीजिए। अपना हक लेने को लालच कहते हैं। जिसे आप अपना समझती हैं वो दरअसल आपका नहीं। गासिक मत बनिए। लड़की की आंखें चमकी। एक गासिक दूसरे गासिक को मजीद गासिक बनने से रोक रहा था। वो सर्द लहजे में गोया हुआ, आप अभी गासिक नहीं बने, और गासिक बनना आसान नहीं होता मोहतरमा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, चौगे पर से नादीदा गर्द झाड़ी और एक लम्हे को खामोश बैठी लड़की को पलट कर देखना चाहा, लेकिन जब्त इरादी से सीधा आगे बढ़ गया। हाल सजा का दिन। सूरज की फैलती किरणें शहर को जाजिब बना रही थी। ताहम इस जाज़बियत के बावजूद शहर की फिजा वसनी मालूम होती थी। आज शहर से थोड़ा फासले पर मौजूद रिटेल मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पसमर्दा चेहरे, खौफजदा आंखें शाही महल के बासियों की मुंतजर थीं। कैसर खातून पहले से ही मलका के लिए आरजी तौर पर बनाए गए तख्त के करीब अपने लिए मुखलिस जगह पर अपने जाहे जलाल के साथ बैठी थी। बिलाखिर उनका तवील इंतजार इख्तिताम को पहुंच रहा था। रात का मंजर उनके जहन के पर्दे पर उभरा जब वह महल से रिहाइश गाह की तरफ जा रही थी। हाजरा, उन्होंने अपने पीछे चलती मलका की खादमा खास को मुखातिब किया तो उसने अपने कदमों की रफ्तार उनकी बात सुनने को बढ़ा दी। मुझे अंदाजा हुआ है कि गायबा वापस आ चुकी है। मुझ पर वाज़े करो कि तुमने ये खबर मुझे वक्त पर क्यों नहीं दी। ये कहते वो रुकी और फौरन से पलटी, जिस पर हाजरा ने बमुश्किल खुद को उनसे टकराने से रोका। इस वक्त हाजरा की हालत बिल्कुल किसी आकाब के शिकार में फंसे पंछी की सी थी, जिसके चारों तरफ आकाब के परिंदे मंडला रहे हों और निकलने का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो। वहीं उसके सामने खड़ी औरत की मिसाल उस शिकारी आकाब जैसी थी जो बगैर तरहम के अपने शिकार को निकल लेना चाहता हो। सामने खड़ी औरत की आवाज किसी बर्फीले तूफान के झोंके जैसी सर्द लगती थी, जिससे हाजरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इससे पहले पंछी अपनी घबराहट और खौफ को काबू करते कोई जवाब देता, अकाब ने अपने सर्द लहजे में उसे फिर से मुखातिब किया और कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी कोताही है हाजरा। दोबारा बख्शीश की उम्मीद मत रखना। शिकारी आगे बढ़ गया, जबकि पंछी अभी तक बख्शे जाने पर आंखें हैरत से वाकिया उसकी पीठ को तक रहा था। अपने माथे पर आए पसीने के कतरों को साफ करने के लिए वो हाथ बढ़ाने लगी थी कि किसी ने उसे पुकारा, जिस पर उसने आवाज की सिमत तोड़ लगा दी। वो मलका को खफा नहीं कर सकती थी। राहदारी अब सुनसान थी और उसकी दीवारें किसी खामोश गवाह की तरह नदियों के भेद अपने अंदर छिपाए हुए खड़ी थी, जैसे हर ईंट पर माजी के कदमों की छाप और पोशीदा सरगोशियां रकम थी। सुर्ख लिबास में मलबूस मलका अपने कमरे में बनी दराज खिड़की से बाहर को देख रही थी। आसमान भी उसके दिल के मौसम की तरह अब्र आलूद था। उसने बाहर के मंजर से नजरें हटाकर अपने हाथ में मौजूद इस कीमती ताज को देखा। वो उलझे हुए जहन और अजीब नजरों से ताज को तक रही थी। वही ताज जो सितारों की चमक से मनोवर लगता था, लेकिन उसकी आंखों के सुकून को चुरा चुका था। इन सोचों में खलल दरवाजे पर दी जाने वाली मोरखा की दस्तक ने डाला। कौन सा ममासलत रखते सुर्ख लिबास में मौजूद लड़की ने पलटकर सुरमई रंग के लिबास में मलबूस लड़की को देखा। सुर्ख लिबास वाली लड़की को सुरमई लिबास वाली लड़की सोग में डूबी हुई नजर आई, जबकि सुरमई लिबास वाली लड़की को सुर्ख लिबास में मलबूस लड़की की आंखों में उभरती सफाकी को देखकर खौफ आया।
मोरखा का खौफजदा चेहरा देखकर मलका ने उसकी जानिब अपनी पीठ कर ली। क्यों आई हैं आप? उसका लहजा नरमी लिए हुए था। मोरखा उसकी तरफ बढ़ी और हिम्मत मुस्तमा करते कहा, आपने कहा था कि जब हमें उस मुकाम पर जाना हो तो मैं आपके साथ रहूं। इससे पहले मलका उसे जवाब देती, मोरखा ने बात जारी रखते हुए मजीद कहा, कल तक मुझे लगता था कि आप दिल पर जबर करके ये सारे फैसले कर रही हैं। आज आपकी आंखों की सफाकी और आपके ज़ेबतन के लिबास का रंग कुछ और ही कह रहा है मलका। आखिरी चंद अल्फाज कहते हुए उसका लहजा सख्त होने के बावजूद कांपा था, क्योंकि अपनों से यूं बात करना उसके मिजाज के खिलाफ था। मलका ने अपने हाथ में मौजूद ताज को अपने सर के जीनत बनाया और एक संगीन मुस्कुराहट लिया मोरखा की तरफ पलटी, जो उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल को झुकी, चेहरा तन गया। मलका चंद लम्हे उसे यूं ही देखे गई, फिर उसने बोलना शुरू किया। वो इस वक्त मोरखा की दोस्त नहीं थी, वो इस वक्त सिर्फ इस शहर की मलका थी और इसी तरह की सख्ती और सफा के लिए बोल रही थी। आप मोरखा हैं और हम मलका हैं। मलका, उसने लफ्ज मलका पर जोर देते हुए कहा। हम पर इस शहर के लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी आयद है और उन लोगों में आप भी शामिल हैं। जब मलका तख्त पर बैठती है तो वो माँ, दोस्त, बेटी या बहन नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ मलका बन जाती है, जिसे आवाम की फलाह की खातिर पेचीदा और सालिम फैसले करने पड़ते हैं। जब हम तख्त पर बैठती हैं तो तख्त हमारा नहीं होता, हम उस तख्त के जालिम व जब्र और नहुसत का निशाना बनते हैं। ये तख्त बहुत मनहूस है। मोरखा ने मलका के लहजे की सख्ती और सर्दपन को महसूस किया तो उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। कमरे में सब कुछ छाने लगा। दरो दीवार जैसे तवज्जो से सांस रोके उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मोरखा के जुमले ने सकूत तोड़ा। ख्याल रखिएगा मलका, कहीं इस तख्त की नहुसत आपके अंदर मौजूद इंसानियत को भी ना निकल जाए। उसने दूर कहीं खला में देखते हुए कहा, जैसे किसी आने वाली सूरत हाल का नक्श खींच रही थी। उसकी बात सुनकर मलका के दिल ने झुझुरी सी ली थी, ताहम उसने अपना लहजा और चेहरा बेतासुर रखते हुए कहा, शायद यही हमारी तकदीर है, इस तख्त की सख्त आजमाइश से गुजरना, अपने दिल को मारकर फैसले लेना, फिर चाहे इसमें हमारी रजा हो या ना हो। हमें चलना चाहिए, सजा का वक्त करीब है। मलका संजीदगी से कहती बाहर की तरफ बढ़ी। मोरखा ने आखिरी बार अपने सामने से गुजरती हुई मलका की आंखों में देखा, मगर जो जवाब उसे वहां मिला वो खौफनाक था। वो जिल्मत लिए आंखें थी, जिनमें ना दोस्ती थी ना रहम। फिर भी मोरखा ने एक कदम आगे बढ़ाकर मलका के रास्ते को रोका। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, जिसे वह जबरदस्ती गिरने से रोके हुए थी। क्या आप अपनी ही दोस्त को सजा देकर अपने तख्त की नहुसत को खत्म करेंगी? अगर ये वक्त की जरूरत है तो हाँ, मलका ने ठोस लहजे में जवाब दिया और उसके बगल से होकर बगैर उसकी तरफ देखे बाहर को बढ़ गई। मोरखा को भी चारों नाचार उसके पीछे जाना पड़ा। मलका के असल इरादे अब तक वाजे नहीं थे, लेकिन उसकी आधी अधूरी बातें जहां मोरखा को तेज ला रही थी, वहीं उसे अफसोस भी हो रहा था। तख्त व ताश के इस खेल ने उन सबको कहीं ना कहीं बेहद शदीद तौर पर बदल कर रख दिया था, शायद नाकाबिल शनाख्त हद तक। मुहावजा सिया लिबास अपतन की अस्तबल की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था, अलबत्ता उसकी आंखें उसके अंदर का हाल बयान करने से बाज न आई। बेतहाशा सूजी हुई आंखें किसी कहत ज़दा रेगिस्तान की मानिंद खुश लगती थी, जैसे आंसू बरसों से अनका हो। वो खुद तो यहाँ मौजूद थी, मगर उसका जहन, उसके ख्यालात अपने किसी गोशे में भूरी बिसरी यादों की धुन में भटक रहे थे। अस्तबल की फिजा धुंधलाने लगी थी, इर्द गिर्द की आवाज़ें कहीं बहुत पीछे रह गईं। बस एक मंजर था जो सारे आसाब पर छाने लगा। चंद माह कबल, सुने, गायबा की खुशी से खिलखिलाती आवाज पर मशक के मैदान के वस्त में खड़ी हुई हाथ में मौजूद खंजर का जायजा लेती मुहावजा ने अपने से चंद कदम दूर खड़ी हुई गायबा को देखा। संजीदा और सख्त से तासुरात नरम पड़े। दाएं आंख की आबरू को ऊपर उठाकर जैसे उससे पूछा कि क्या हुआ। वो इतनी सख्त थी कि लोग उससे बात करने से पहले 10 दफा सोचते थे, मगर आह, ये लड़की। अरे इधर आए, आपको किसी से मिलवाना है। उसने अपने खंजर का एक बार फिर जायजा लिया। उसकी धार किसी के भी जिस्म के किसी भी हिस्से में बआसानी पेवस्त हो सकती थी। अब उसे कपड़े में लपेटने लगी ताकि रख कर जा सके। जल्दी आए। सामने वाली मौजूद लड़की को न जाने किस बात की जल्दी थी। मुहावजा को जैसे उलझन हुई। अभी 1 माह पहले तो वो यहाँ आई थी, इतनी जल्दी उसे कहाँ आदत थी लोगों पर एतबार करने की और उनके यूं हक जताने की। चारों नाचार गायबा के चेहरे पर फैली हुई खुशी देखकर उसे जाना पड़ा। वो सख्त थी, लेकिन इतनी खुदगर्ज नहीं कि किसी की खुशी को मान कर दे। हाँ बोलो, उसने खंजर अपने जूते के अंदर डालते हुए पूछा। अब की बार गायबा उसकी तरफ आई
اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ لیا اور انجانی سی گلیوں میں گھس گئی۔ عجیب زبردستی ہے، وہ صرف سوچ سکی، البتہ زبان پر قفل لگا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ان بہت سے اونچے نیچے بنے عام گھروں میں سے ایک گھر کے باہر موجود تھی۔ کوئی بات تھی جو اس گھر کو باقی گھروں سے منفرد بناتی تھی۔ اس کی دیواروں پر روغن کا رنگ گہرا بنفشی تھا، لگتا تھا جیسے کوئی بھولی بسری یاد ابھی تک ان پتھروں میں گونج رہی ہو۔ یہی ہے، غائبہ نے پرجوش سا کہا اور دروازہ کھول کر محافظہ کو اندر لے گئی۔ وہ گھر سادہ ضرور تھا، مگر ہر چیز میں وہاں رہنے والے کی نفاست جھلک رہی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی دیواروں پر کوئی خوبصورت سا نقش چھوڑ رہی تھی، جیسے کسی قدیم تحریر کی دھندلی سی جھلک جو آنکھ جھپکتے ہی غائب ہو جائے۔ فضا میں سوندھی مٹی اور کسی انجانی خوشبو کی آمیزش تھی، کسی ایسی خوشبو کی جو پرانی یادوں کے لمس کی طرح دل میں سرایت کر جائے۔ محافظہ کے تناؤ زدہ اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ غائبہ اسے پرسکون ہوتا دیکھ کر سامنے موجود جھولتی ہوئی کرسی کی طرف بڑھی، جو کہ فی الوقت ساکت تھی۔ اس پر کوئی عورت بیٹھی شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ ویسے تو اس کی کرسی کی پشت ان کی جانب تھی، تاہم اس عورت کے ہلتے ہوئے بازو اس کے مسلسل کام کرنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ کیسی ہے میری فیری گوڈ مدر؟ غائبہ نے چہکتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھی اس ہستی کو گلے لگا لیا جن کی پشت ان کی طرف تھی۔ ٹھیک ہوں بچے، ان کی آواز میں نرمی اور سکون تھا، جیسے برسوں پرانی تھکن مٹانے والی ایک لوری۔ اور تمہاری دوست کیسی ہے؟ وہ بھی اچھی ہے، آج لائی ہوں اسے۔ غائبہ کے ہونٹ پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے محافظہ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے آئے۔ محافظہ جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ان کی طرف بڑھی۔ جو ہی وہ قریب پہنچی، وہ مہربان عورت مسکرا کر کھڑی ہوئی اور محافظہ کو اپنے بازو میں لے کر گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ محافظہ کے اندر کوئی بند دروازہ کھل گیا۔ وہ دیوار گر گئی جسے وہ برسوں سے تھامے کھڑی تھی۔ آنسو جو برسوں سے کہیں گم ہو چکے تھے، کسی طوفان کی طرح اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہوئے۔ وہ سالوں بعد کسی مہربان سائے کے لمس میں تھی، کسی ایسی آغوش میں جو سرجنش نہیں کرتی تھی، سوال نہیں کرتی تھی، بس اپنی محبت سے ٹوٹے وجود کو جوڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ کیسی ہو بچے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ان کی آواز میں وہ سحر تھا جو اپنے گرد موجود سب لوگوں کو پرسکون کرنے کا ہنر رکھتا ہو۔ محافظہ کو لگا جیسے کمرے میں چھپتی ہوئی روشنی مدھم ہو گئی ہو، جیسے ہوا میں ایک نامحسوس سا ارتاش تھا، جیسے یہ لمحہ صرف اسی کے لیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جب وہ بولی تو آواز بے حد دھیمی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹے، چاہو تو مجھے اپنی نانی کی طرح سمجھ سکتی ہو، یا پھر جیسے یہاں سب مجھے نور جہاں خاتون بھی کہتے ہیں۔ تم چاہو تو دونوں میں سے کچھ بھی کہہ لو۔ میں آپ کو نانو ماں کہہ سکتی ہوں؟ محافظہ نے بے اختیار کہا تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ ضرور ضرور، جو چاہو کہو۔ پہلے تو اسے اپنی عزلت پر خود سے ہی کفت ہوئی، لیکن جب انہوں نے ہاں کہا تو اسے اپنی یہی عزلت پیاری لگنے لگی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر حقیقی نرمی در آئی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں رہی، شاید دونوں ہی اپنے اندر چلتی ہوئی جنگ سے نجات چاہ رہی تھی، اور یہ گھر اس میں کامیاب ہو رہا تھا، خاص کر نور جہاں خاتون۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ محل کو پلٹ آئی۔ محافظہ اپنے کمرے میں جانے لگی، تبھی کوئی خیال آنے پر وہ مڑی اور اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی غائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کی جانب موڑا۔ آپ جان بھی نہیں سکتی کہ میرے لیے یہ ملاقات کتنی اہم ہے۔ میں آپ کے اس عمل کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ فرحت جذبات سے وہ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ آپ نہ بھی سمجھے تب بھی میں آپ کی آنکھوں سے سمجھ سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غائبہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور ہلکا سا مسکرا دی، تاہم آنکھیں سنجیدہ تھی، جو کہ محافظہ کو کچھ عجیب لگا۔ کیا یہ لڑکی واقعی اس کی آنکھیں پڑھ سکتی ہیں؟ محافظہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے خود کی آنکھوں کا پڑھا جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے اتنی آسانی سے اس کے اندر کا حال جان لے، خاص کر ایک انجان لڑکی۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر غائبہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہیزل آنکھوں میں ایک سیاہ جیسے گہرا برا حالہ چمکا۔ میرا مقصد تھا آپ کا لہجہ، آپ کی خوشی واضح کرنا، اور نہیں، میں آپ کے اندر کا حال نہیں جان پا رہی۔ محافظہ پھر ٹھٹکی۔ ایک طرف وہ کہہ رہی تھی وہ اندر کا حال نہیں جان پا رہی، دوسری طرف وہ اس کے اندر کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ سامنے موجود لڑکی تو عزلت میں کہہ کر چلی گئی، البتہ پیچھے کھڑی لڑکی کو ڈھیروں سوالات تھما گئی، جس میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ غائبہ کو کیسے پتہ چلا کہ اسے اپنی نانی سے نہ مل پانے کی کمی کتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اگر غائبہ اتنی ہی اچھی اور مہربان ہے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات کیوں ہیں؟ یہ سوال کسی خالی خلا کی طرح اس کے اندر گونجنے لگا، جیسے کوئی گمشدہ راز وقت کے دھندلکوں سے باہر آنے کو بے چین ہو۔
मलका हमारी सिमत आ रही हैं। किसी आवाज की गूंज ने मुहावजा को ख्यालों के भंवर से खींचकर वापस हकीकत में ला खड़ा कर दिया था। उसने सर उठाया और मलका के साथ मोरखा को भी अपनी सिमत आते देखा। मलका के चल में फतेह का खुमार झलक रहा था, गोया नह से तख्त ने उसके दिल को पत्थर का कर दिया हो। मगर मोरखा मोरखा की चाल सोग में डूबी हुई महसूस होती थी, जैसे वो किसी नाकाबिले तलाफी नुकसान की बोझ तले दब रही हो। मुहावजा ने अपनी आंख के कोने में ठहरे हुए आंसू के कतरे को बेदर्दी से रगड़ा। वो एक पल के लिए रुकी, फिर कदम आगे बढ़ाए। मलका, वो अदब से हल्का सा सर झुकाए हुए बोली, ताहम उसके लहजे में यकबस्ता सी खोखलाहट थी। मलका ने रुककर बेनियाजी से दरियाफ्त किया, घोड़े तैयार हैं? जी। चंद लम्हे बाद वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल के पिछले हिस्से की तरफ रवाना हो गए। मुहावजा के दिल में एक शोर था, एक तलखी, एक सवाल। क्या वो मलका से कुछ कहे? क्या वो कुछ कहने की हिम्मत रखती है? मगर नहीं, ये वो मलका नहीं थी जिसे वो जानती थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसके साथ वो हंसती थी। ये बस मलका थी, बस तख्त की असीर, तख्त का एक और शिकार। घोड़े धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। हवा में अजब सी बोझल खामोशी थी, जैसे सब कुछ मुंजमद हो चुका हो। अलका, मोरखा और सिप्पा सालार तीनों अपनी अपनी सोचों में गुम थीं। घोड़े किस्मों की गूंज के बीच ही मलका की समातों में एक मायूस आवाज उभरी, इधर आए, मेरी बात सुने बच्चे। इस जुमले ने मलका के लिए वक्त को थाम लिया। गर्द व पेश गायब हवा, और इसने खुद को महल के एक रोशन मगर भारी कमरे में पाया, जहाँ कैसर खातून अपने मखसूस अंदाज के साथ मौजूद थी। उनकी आंखों में वही मेहरबानी थी जो गजल के लिए मखसूस थी। आपको पता है कि बद्दुआ इस शहर को किसी भी लम्हे अपनी लपेट में ले सकती है, या आप फिर भी सिर्फ अपनी दोस्त को बचाने के लिए सोच रही हैं? मलका इतनी संगदिल नहीं हो सकती। उनका लहजा दुनिया जहाँ की मोहब्बत और फिक्र लिए था। संगदिल लफ्ज मलका को अपने दिल पर किसी खंजर की तरह खुपा था। उसने फौरन से सर उठाया और अपनी सूजन जदा आंखों से अपने सामने मौजूद औरत को देखा जो उससे माँ जैसी मोहब्बत रखती थी। हम संगदिल नहीं हैं। उसका लहजा निहायत ही धीमा था, जैसे वो अपने सामने मौजूद वजूद से ज्यादा खुद को इस बात का यकीन दिला रही हो। जानती हूँ, मगर लोग नहीं समझते। उनके मुताबिक आप गायबा को बचाना नहीं चाहती। अभी वो शक में है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का यकीन हो चला तो वो आप चारों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मैं आप सबको एक साथ नहीं खो सकती। उनके टूटे लहजे और संजीदा अंदाज में कहे जाने वाले जुमले पर मलका ने लब भीजे। बस हमारा ये कहना है कि वो इस सब की हकदार नहीं है। मलका के लहजे में बेबसी थी। कैसर खातून की मुस्कुराहट में साया सा लहराया था। ठीक है, फिर उसे बचा लें और मुहावजा, मोरखा, आवाम और तख्त को गवा दें। मलका की नज़र में कैसर खातून ने आम से लहजे में ये बात कही, ताहम ये सिर्फ वो खुद जानती थी। ये कहते उनका दिल किस तलखी से भरा था। गजल की आंखों में हमदर्दी का आखिरी रंग भी मुझ गया था। कैसर खातून ने ये लम्हा महसूस किया और उनके होंठों पर हल्की सी उदास मुस्कुराहट खेल गई। मलका, मेरे लिए आप सबसे ज्यादा अहम हैं। बच्चे, मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? जो कहेंगी वही होगा। गायबा की सजा। एक तवील वक्फे के बाद कमरे में मलका की तल्ख आवाज गूंजी। कैसर खातून ने उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, आपके दिल को सब्र आए, बस याद रखिएगा कि इसमें आपकी गलती नहीं है, और ना ही। कैसर और भी बहुत कुछ उसकी तसल्ली के लिए कह रही थी, मगर मलका के समातों पर जैसे कोई पर्दा पड़ चुका था। उसका सर कैसर खातून के सीने पर था, जबकि उसकी सोचें कहीं और भटक रही थी। आंखों में ताज की चमक थी, खामोश लालच की चमक। अपने घोड़े पर सवार मोरखा ने मलका की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आया था कि वो सहनी तौर पर यहाँ नहीं है। फिर उसके जहन में ख्याल उभरा कि न जाने शहजादा मैदान में पहुंचा या नहीं। खैर, वो तो है भी जालिम, कहीं कुछ मजीद गलत न कर दे। ये एकदम उसे अपनी ही सोच से कुफत हुई थी। गायबा उसके लिए क्या थी, वो ना कभी खुद से पूछ सकी, और शायद ना वो कभी किसी को समझा सकेगी। आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी तो उसने सख्ती से झपका कर खोली। वो किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, और अभी तो बिल्कुल नहीं। कुछ ही वक्त में घोड़ों का काफिला उस चटेल मैदान में दाखिल हुआ। घोड़ों की समूह की गूंज ने लोगों को एहसास दिलाया कि फैसला कुन घड़ी करीब आ पहुंची है। मलका को देखकर परिस्तान के बासियों ने सर झुका लिए। मलका पुरवकार अंदाज में आकर अपने तख्त पर बराजमान हुई। उसके पीछे दाएं जानी मुहावजा और बाएं तरफ मोरका खड़ी थी। मैदान के बोझलपन की जगह अब संजीदगी और अदब ने ले ली थी। इसी लम्हे एक सियाह घोड़े पर सवार कोई अंदर दाखिल हुआ। सियाह चौका पहने, सियाह आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लेते उस शख्स को देखकर लोगों के दिलों में खौफ व हरास की एक लहर दौड़ गई। हमें मददू तो नहीं किया गया, मगर बहसियत शहजादा अपना किरदार कल्टी जाना
सो चले आए। उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी ना? वो मुस्कुराया, पहले मलका की तरफ देखा, फिर आवाम की सिमत। लोग सांस रोके उस शख्स को देख रहे थे जिसकी मुस्कुराहट में सफाकी की चमक थी। अचानक भिनभिनाहट सी गूंजी, कई लरजती हुई आवाजें एक साथ बुलंद हुई। शहजादे, आपका आना हमारे लिए बासे सादत है। शहजादे, हमें ऐसा नहीं लगता। तभी मलका की बुलंद और ठहरी हुई आवाज उभरी, खामोश। मैदान में सन्नाटा छा गया। आवाम कभी मलका को देखती तो कभी शहजादे को। मलका ने शहजादे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई। इज्जत माब, जब आप आ ही गए हैं तो तशरीफ लाएं। आपका तख्त, मैं अपने घोड़े पर ही सवार रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने घोड़े को मैदान की वस्त में बने हुए कुएं की जानिब ले गया। लोगों की नजरें उसके साथ साथ गर्दिश करती रहीं और खौफ, हैरत, तजस्सुस तीनों एक साथ फिजा में फैलने लगे। मैदान में रफ्ता रफ्ता खामोशी गहरी होती जा रही थी। सूरज सवाने जैसे अब ढलने को था और उसकी मध्यम किरणें मलका के तख्त, शहजादे के घोड़े और मजमा के चेहरों पर एक सुनहरी लर्जिश डाल रही थी। तभी पहरेदारों के दरमियान से गायबा को लाया गया। चेहरा मांद, मगर निगाहों में वही जिद, वही चमक और वही सर्द आग। जामनी रंग के लिबास में मलबूस उस लड़की को देखकर लोगों की सांसें एक पल को थमी थीं। जामनी रंग शाही रंग था। शाही लोगों के सिवा किसी को उसे पहनने की इजाजत नहीं थी। ये तो सरासर बगावत थी। कैसर खातून ने उसे देखकर अपने होठों पर हैरत व तासुब से हाथ रखा। मलका के चेहरे पर नागवारी उभरी। वही मुहावसा और मोरखा की आंखों में तफक्कुर नुमाया था। मलका के करीब बैठी औरत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे जब्त करने का अंदिया दिया था। मलका ने गहरा सांस भरा और नपेतुले लहजे में कहा, गायबा, जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा वजूद यहाँ के लोगों की बका के लिए खतरे का बास है। साथ ही तुम पर बगावत और दरबारी हुक्म अदोली का इल्जाम है। लिहाजा फैसला सादिर किया जाता है कि तुम्हें इस कुएं में फेंक दिया जाएगा, जहाँ से धोखा देने वालों के लिए कोई वापसी नहीं। मैदान में सरगोशियां फैल गई थी। आंखें पुरसुकून होने लगी, सिवाय चंद निगाहों के। कुछ में एक असियत थी तो कुछ का तासुर। आप समझना चाहें तो समझ ना पाए कि वो पुरसुकून है या बेकरार। गायबा ने आहिस्ता से गर्दन उठाई। चेहरे के तासुरात पत्थर की मानी सख्त, लेकिन लहजा मुतवाजिन और धीमा। सजा के हुक्म के बजा लाए जाने से पहले क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? मलका ने खामोशी से नफी में गर्दन हिलाई। इसके बावजूद गायबा की आवाज फिजा में गूंजी, पुरसुकून मगर सख्त हुई। तुम 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 और तुम सब। उसने शहादत की उंगली उठाई। मलका से लेकर कैसर खातून, हाजरा और फिर हजूम तक उस उंगली से इशारा करती गई। जब जानोगे हकीकत के क्या है, तब तुम सब अपने अमल पर पछताओगे। मुझसे जान छुड़ाना इतना आसान लगता है तुम्हें? जो हक मुझे हासिल है वो हक मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। सिपाही उसके बोलने के बीच उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर शहजादे की तंबी करती नजरों को देखकर रुक गए। हर तरफ खामोशी का राज होने लगा। सकूत इतना कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे। मलका ने बगैर जवाब दिए नजरें फेर ली, जैसे वो उसे जवाब देना इतना जरूरी न समझती हो। मुहावजा, आवाज में फैसले की कड़क थी। इसे ले जाएं और आप वाकिफ हैं कि आपको क्या करना है। मुहावजा के कदम हिलने से इनकारी हुए। मलका, ये दुरुस्त नहीं। ये हुक्म है। मैं आपके हर हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। उसने संजीदा और नपातुला लहजा इख्तियार किया। मजमा हैरत से दसा रह गया। लोग एक बार फिर खौफजदा होने लगे। सिपाहियों, मुहावजा को यहाँ से ले जाएं और जिंदान में डाल दें, और आप दोनों गायबा को कुएं में फेंकेंगे। उसने अपने सामने खड़े 2 सिपाहियों को हुक्म दिया। सिपाही आगे बढ़े और मुहावजा के तमाम तर एहतिजाज के बावजूद उसे मैदान के आखिरी सिरे पर ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये मेरा हुक्म है। एहतजाज करती रही, हाथ पांव हिलाती रही, लेकिन सब बेसूद। माफ कीजिएगा मुहावजा, मलका का हुक्म ज्यादा अहम है। सिपाही बस इतना कह सका। गायबा ने एक आखिरी नजर आंखें बरसाती हुई मोरखा की तरफ डाली, फिर आसमान की जानिब देखा। सिपाही उसकी तरफ आए। मैं खुद चल सकती हूँ। ये कहकर वो मुतवाज़िन चाल चलती हुई कुएं की तरफ आई और चमकती आंखों से कुएं में मौजूद पानी को देखा। जबकि गेज व गजब की आंखों से शहजादे ने उसे देखा। अगले ही लम्हे धक के साथ वो कुएं में जा गिरी। मुहावजा बेसाख्ता आगे लपकी, मगर रोक दी गई। शहजादे की आंखों में तासुफ उभरा। सिया आंखों के पर्दे पर माजी की एक धुंधली सी झलक उभरी। गहरे भूरे लिबास में मलबूस लड़की और सिया लिबास में मलबूस लड़का इसी मैदान में मौजूद थे। दोनों के चेहरे पुरसुकून, लेकिन दिल खौफ में मुब्तला थे। सामने इस शहर के बासी खड़े उन्हें जान से मार लेने के दर पे थे, लेकिन दरमियान में मौजूद सिपाही उन्हें किसी तरह रोके हुए थे। चंद पत्थर वहां से उनकी तरफ फेंके गए थे
और वो दोनों बचाव की खातिर कुएं की ओट में जा बैठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्तरिब निगाहें एक दूसरे से सवाल कर रही थी, मगर जवाब दोनों के पास ना थे। अब तक वो साथ थे तो कोई आस थी, वरना कोई यहाँ किसे कब मार दे कुछ पता नहीं था। सिपाहियों का घेरा तंग होने लगा, लोग बेकाबू होने लगे थे। तभी कैसर खातून आई और उन्होंने किसी तरह उस मुश्तिल हजूम को ठंडा किया, वरना बगैर किसी हथियार के शायद ही वो अपना बचाव उस अनजान जगह पर ज्यादा देर कर पाती। उस दिन उन दोनों ने बगैर कुछ कहे ऐद किया था, जब तक हम यहाँ हैं, चाहे तंगी हो या आसानी, हम बका की खातिर साथ रहेंगे। के माँ सिवाय एक दूसरे के हमें किसी पर एतबार नहीं। अगरचे वो अहद किसी ने कहा नहीं था, ताहम आंखों की सूरत पढ़ लिया गया था। सियाह आंखों के सामने का मंजर धुंधलाया और फिर रोशन हुआ। सख्त सर्दी का एक झोंका शहजादे के वजूद में सरायत करने लगा, जिसने उसे उस अहद की शिद्दत याद दिलाई। वो लड़की वो लड़की उसकी तकदीर को कामिल करती थी। एक लम्हे को वो साकित रहा, फिर घोड़े की लगाम छोड़ दी। जो चेहरे गायबा को गिरते देखकर मुतमईन हुए थे, उन पर उलझन उभरी और फिर हैरत। इससे पहले कि कोई कुछ रद्द अमल देता, नीला माइल सिया चौगा हवा में लहराया और शहजादा कुएं में छलांग लगा चुका था। पानी में छपाक की एक गहरी आवाज गूंजी और फिर खामोशी। वहां की हवा थम गई, मैदान में फकत सन्नाटा बाकी रह गया। भाइयों की गिरफ्त ढीली पड़ी तो मुहावजा कुएं की सिमत भागी। उसने पानी की तरफ देखा, जिसकी ठहरी सतह पर अब तक हल्का सा अरताश था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस पानी में जाकर मिलने लगे। मलका के हवास सबसे पहले बहाल हुए थे। उसने सिपाहियों को फिर से मुआवजा को पकड़ने का हुक्म सादिर किया और इस बार मुआवजा बगैर किसी रद्द अमल के अपने आप उनके हवाले कर गई। मगर अब उसके लिए कुछ न करने का सदमा हद से सवा था। पानी में गिरते ही पानी उसके कान, नाक और मुंह के जरिए जैसे उसके अंदर भरने लगा। हर तरफ धुंधलाहट फैलने लगी, दिल घुटने लगा। मुंजमद कर देने वाले पानी की गिरफ्त उसके अंदर तक सरायत कर गई। गायबा ने मदद के लिए हाथ पांव मारने चाहे, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसी पल उस फैलते हुए अंधेरे में एक हाथ दिखा, जो उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पानी जैसे सर्द उंगलियों से उसके रूह को छूने लगा और अंधेरे में गायब होता वो हाथ। क्या वो वाकई उसे बचाने वाला था? क्या वो हाथ सिर्फ इसी लम्हे के लिए मौजूद था या हमेशा के लिए? तो यहाँ करती हूँ ये एपिसोड कंप्लीट और अब नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंथ आएगा। और नॉवल की बात करूँ तो इसमें 2 वक्त की स्टोरी है, इतना तो मैंने स्टार्ट में बताया था। लेकिन ये जो दूसरी दुनिया दिखाई है वो प्रेजेंट में ही है दोनों दुनिया, या फिर ये पास्ट की स्टोरी है, यह भी मालूम नहीं है। शायद टाइम ट्रेवल हो या फिर ये दोनों स्टोरी प्रेजेंट में ही हो, क्योंकि पत्थर पर शुरुआत में हाथ मारते हैं तो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। और मलका का नाम गज़ल है और गज़ल अजमेर के साथ जो दिखाई थी वो भी गज़ल थी 2023 में। तो हो सकता है कि ये आती जाती हो वहाँ से, या फिर इन दोनों स्टोरी में से एक प्रेजेंट हो और एक पास्ट हो। और दूसरी दुनिया जो दिखाई है वो परियों की दुनिया है, जिसमें जादू वगैरह सब दिखाया है और गायबा से उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। तो मलका ने भी इसलिए हुक्म दिया है, लेकिन वो चाहती नहीं थी मारना, क्योंकि चारों दोस्त हैं बहुत अच्छी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो हुक्म दे रही है अपने तख्त को बचाने के लिए। जैसा कि इसमें बताया गया है कि तख्त के ऊपर ये सारी लड़ाई। तो यही समझ में आया अभी तक तो, और काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स हैं इसमें। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।